सहानी। तो क्लास 10 इंग्लिश स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन की। दीदी हम तैयार हैं आज पोएम्स को कंप्लीट करने के लिए। पोएम्स, पोम, वट एवर यू कैन से, मुझे पढ़ाना है तुम्हें इन द ब्रिलियंट वे। आज अगर आपने सारी पोम्स को पढ़ लिया तो आज के बाद ये पोएम को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना और मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लेना। तुम्हारे इंग्लिश में 100 में से 100 आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी इन वन शॉर्ट वे हमारी क्लास 10 इंग्लिश की सभी पोम्स को इन अ वे दैट आपको पोएम के जैसे गहरे गहरे क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, वो तुम लिख पाओ। गाइस पोएम खाली रीड करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा कि तुम्हें आके कोई पोएम रीड करके बता दे, नहीं। पोएम का ना इन डेप्थ मीनिंग होता है जो आज की क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। हर पोएम में एक छुपा हुआ मीनिंग है, तो उस छुपे हुए मीनिंग को, उस गहरे मीनिंग को, उस मैसेज को समझना है सो दैट हम एग्जाम में वो गहरे मैसेज पे जब क्वेश्चन है उन्हें आंसर कर पाए। तो तैयार हो जाए मेरे सारे भाई बहन आज सारी पोम्स को कंप्लीट करने के लिए। तो लिख दे प्रेजेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्रेजेंट दीदी, क्यों प्रेजेंट अपने फेवरेट सिंबल के साथ में, एक चश्मे वाला इमोजी होता है ना, वो काले चश्मे वाला, उसके साथ लगाओ आज, क्योंकि आज तुम्हें बिल्कुल श्योर हो जाना है कि यस मेरे 100 में से 100 आपकी बार आएंगे एग्जाम में इंग्लिश के, क्योंकि पोम कंप्लीट होते ही हमारा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी लगाओ प्रेजेंट काले चश्मे वाले इमोजी के साथ में। आज सारी पोम्स कंप्लीट कर देंगे हम इन वन शॉट। कौन कौन सी पोम्स पढ़ेंगे ये देखो, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना उसमें चैप्टर्स के बेस में पोम छुपी हुई है। जैसे लेटर टू गॉड के बाद डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, जो ब्लू कलर से लिखा है। तो ये ब्लू कलर से जितनी भी आपकी जो है मेंशन है ना, ये है पोम्स, तो उनको हम कंप्लीट कर देंगे। टोटल में कितनी है? 9 नहीं 10 है। 10 पोम पढ़नी है आज, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी पढ़ा दूंगी। 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे की क्लास में सारी पोम्स हमारे टिप्स पे होंगी विद एवरीथिंग। वर्ड मीनिंग भी कवर करा दूंगी, टेंशन मत लो। पोम का अगर वर्ड मीनिंग आ गया ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो भी कवर हो जाएगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। प्रेजेंट लगाओ इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ना क्या क्या है हमें। सबसे पहले हमें पढ़ना है गाइस डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, फिर पढ़िए फायर एंड आइस, फिर टाइगर इन द जू, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, फिर हम बॉल पोएम पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम पढ़ेंगे अबैंडा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रीज, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर हम पढ़ेंगे फॉग, फिर हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे फॉर एनकरेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सुपर इंपॉर्टेंट है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। तो भाई कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो, तुम्हें सब ऐसे पढ़नी है कि भाई इसी में से सारा पेपर बन के आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या हो जाए। हमारे लिए एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा एम है 100 में से 100। हमें 1 नंबर भी डिडक्ट नहीं कराने हैं, तो हमें प्रो वे में अपनी पोम्स को पढ़ना है। तो पोएम्स में प्रो बनने के लिए आज आप तैयार हो जाओ, क्योंकि एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। चलो भाई अब हम सारी पोम शुरू करेंगे। उससे पहले एक टास्क और है, आप लोगों को ये जितनी पोम्स में पढ़ाऊंगी इन सभी के ऑथर नहीं कहेंगे हम, पोएट्स और पोएटेस के नाम मुझे बताने होंगे कमेंट। अभी मत बताना, ये जब पूरी वीडियो देख लोगे, लेक्चर अटेंड कर लोगे, या जिसको थोड़ा थोड़ा याद हो, हर एक का मुझे कमेंट करके बताना। जब मैं डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाऊंगी तो मुझे कमेंट करके बताना दीदी डस्ट ऑफ स्नो के जो है पोएट उनका नाम ये है। मैं ट्रीज पढ़ाऊंगी तो ट्रीज की पोएटेस का नाम मुझे बता देना। ये 9 के 9, इतनी टाइपिंग तुम्हारी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं जो है टाइपिंग स्पीड अपनी ऐसी बनाओ, ये सारी पोएम्स का आप नाम लिखोगे और इनके राइटर का नाम, इनके पोएट पोएटेस का नाम आई मीन टू से मुझे कमेंट्स में चाहिए हर बच्चे के, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये सोच लो कि ये तुम्हारे फ्री के नंबर होंगे, तुम्हें रट लो अभी से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कई बार बच्चे स्पेलिंग गलत लिख देते, कभी याद ही नहीं आता यार वो ट्रीज किसने लिखी थी, यार एनकरेजरी किसने लिखी थी, बड़ा डर सा लग जाता है यार, काश मैंने लर्न कर लिया होता। तो आज मैं टास्क दे रही हूँ, सभी पोएट पोएटेस के नाम तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। बुक में सर्च कर लेना अपना, ठीक है, बुक लेकर बैठ जाओ अपने साथ में, मुझे लर्न करके आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। मैं सबके चेक करूंगी, चेक करके मैं हार्ट जो है वो जाता है ना हार्ट, आई गिव यू अ हार्ट, जब मैं आपका चेक कर लूँगी विद स्पेलिंग भी चेक करूँगी सबने स्पेलिंग जो है टाइप करके सही लिखी है या नहीं, तो सबका नाम बताना है। और सेकेंडली पहले पोएम ध्यान से पढ़ो, ये नहीं पोएम के बीच में पोएम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले राइटर नेम लिख रहे हो, नहीं, पोएम ध्यान से पढ़ो। उसके बाद आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास यू हैव टू राइट ऑल द पोएट एंड पोएटेस का नाम, ठीक है। सो गाइस
चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 10 इंग्लिश की सभी पोम्स को। स्टार्ट करेंगे हम पहली पोम के साथ में अपनी, जो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। तो आज फर्स्ट फ्लाइट बुक ना फुल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर्स में सारे पढ़ा चुके, अभी तुम्हें नहीं पता है तो भैया कल हुई थी हमारी क्लास फुटप्रिंट विदाउट फीट की, और उससे एक दिन पहले हुई थी फर्स्ट फ्लाइट की। सभी चैप्टर्स को वन शॉट वे में मैंने पढ़ा दिया है। 1.5-2 घंटे की 2 क्लास थी हमारी। उनका लिंक यहाँ आई टैब में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में, वरना मेरे चैनल पे जाओ, क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखो, आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तुम्हारे प्री बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारा जो है टेस्ट है, तुम वहाँ से जाके चैप्टर पढ़ लो, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे अपने टेस्ट में, अपने प्री बोर्ड में, अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आज पोम कंप्लीट करें, आगे की बातें आगे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डस्ट ऑफ स्नो। Hi everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, होने क्या वाला है इसमें, हमारी जो पोएट है वो एक दिन चल के जा रही होती है एक रास्ते पे। उस रास्ते पे ना बहुत बर्फ पड़ी हुई है और वहाँ पे हेमलॉक ट्रीज लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये हेमलॉक ट्रीज कौन सा ट्री होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जिसके ऊपर जो फूल वगैरह उगते हैं वो सब जो है प्रॉपर ट्री है, एक पॉइजनस ट्री है। और ना इसको थोड़ा नेगेटिव माना जाता है इस ट्री को। ठीक है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मतलब इतना अच्छा नहीं माना जाता है इस ट्री को। ठीक है, अभी इस ट्री के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है, इसके पत्तों पे जो है बर्फ जमी हुई है, और हमारे ऑथर इस ट्री के नीचे से निकल के जा रहे होते हैं। जब हमारे ऑथर या फिर पोएट आपको, जब ये ट्री के नीचे से निकल के जा रहे होते हैं तो पता है सडनली क्या होता है, उस ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। और जैसे कि हम आपको सुना हो आपने अगर, तो फॉरेन कल्चर में तो बहुत ही ज़्यादा, जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, उसको भी ना नेचर का थोड़ा नेगेटिव सिंबल से कनेक्ट करा जाता है, बैड ओमन माना जाता है, मतलब कि गलत चीज़ों से, कि ये इतना शुभ नहीं है, ऐसा माना जाता है क्रो को इन द फॉरेन कल्चर। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि भाई एक दिन मैं निकल जा रहा था रास्ते पे, ये हेमलॉक ट्री था, इस पे बर्फ जमी हुई थी, ऊपर एक कौवा आके बैठ जाता है, और जैसे ही वो इस ट्री के नीचे से बिल्कुल इसके पास में आते हैं तो वो कौवा शायद कुछ मूवमेंट करता है ट्री के ऊपर, वो कुछ उड़ के जाता है या वो अपने पर सही करता है, एनीथिंग, वो हिलता होगा ऊपर। तो क्या होता है, कुछ छोटी छोटी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो है हमारे पोएट के कंधे पे आके गिर जाती है। देखो इस पे बर्फ जमी हुई है, अब कौवा इसके ऊपर आके बैठा, तो ये छोटी छोटी सी डस्ट ऑफ स्नो जो हो गई। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्नो तो है बट बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, जैसे धूल होती है ना, वैसे पार्टिकल्स ऑफ स्नो हमारे पोएट के कंधे पे आके गिरते हैं। अब वो कहते हैं जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो मेरे कंधे पे आके गिरे तो मेरा मूड बहुत खुश हो गया और मेरा मूड बहुत फ्रेश हो गया। बल्कि पहले जब मैं सड़क पे चल के आ रहा था तो मेरा दिन अच्छा नहीं था, मेरा मन बहुत ख़राब था। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पोएट जा रहे हैं, उनका कोई बात रही होगी, वो उन्होंने हमें बताया नहीं, उनका मन ख़राब था। ठीक है, तो वो चल के जा रहे थे, जैसे ही ये हल्की सी जो है बर्फ़ इनके कंधे पे गिरी उस हेमलॉक ट्री से, कौवे की वजह से, तो उनका मूड बहुत खुश हो जाता है। तो वो हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। जैसे कि क्या है, बर्फ़ ही तो गिरी है, कोई नोटिस भी ना करे, बट उनका मन इससे खुश हो गया। सेकेंड चीज़, कई बार जिन चीज़ों को हम नेगेटिव कहते हैं, ये सोसाइटी ने बना रखी है। नेचर की हर चीज़ ब्यूटीफुल है, नेचर का कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हेमलॉक ट्री जिसको नेगेटिव माना जाता है, जो कौवा है, जो क्रो है, उसको बैड ओमन माना जाता है, यानी कि ये सही नहीं है, मतलब कि डेथ से भी एसोसिएट करा जाता है कई जगहों पे कौवे को। अब उसी कौवे की वजह से हमारे पोएट तो खुश हो गए। तो वो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि नेचर की तो कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, वो सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बस यही 4 लाइनों की पोएम है हमारी। तो अब पढ़ते हैं हम अपने पोएम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो अब तो तुम्हें समझ आएगी होगी, मैं पूरी पोएम आपको समझा चुकी हूँ। The way a crow shook down on me, shook मतलब क्या है, गिरा देना। ठीक है, the dust of snow from a hemlock tree, dust of snow क्या हो गए, माइन्यूट पार्टिकल्स स्नो के, धूल जैसे पार्टिकल्स स्नो के, from a hemlock tree। जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को अ चेंज ऑफ मूड दिया, मेरे मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे उस दिन को बचा लिया जो मैंने खराब कर दिया था। र्यूड मतलब क्या होता है, खराब हो जाना। कोई कोई दिन ऐसा होता है ना, आपका मूड बड़ा ऑफ होता है, आप बड़े परेशान होते हो, बट एकदम से बारिश आ जाए तो आपका मन खुश हो जाता है, बादल आ जाए, ठंडी हवाएं चलने लग जाए तो आपका मन खुश हो जाता है, या आपकी घर में कोई गुड न्यूज़ मिल जाए आपको, ठीक है, या तुम्हारे रिजल्ट बड़ा अच्छा सा आ जाए,
ठीक है, या तुम्हारा कोई भी एक अच्छी सी छोटी सी कुछ हैप्पीनेस मिलती है तो जो इतना मन खराब होता है वो अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे पोएट के साथ हुई, दैट वो चल के जा रहे थे, उनका मन खराब था, बट जैसे ही ये हल्की सी बर्फ़ गिरती है तो वो जो है उनका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। अब डीप मीनिंग इस पोएम का ये है, पोएट ने हमें 3 मैसेज दिए हैं। एग्जाम में यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। क्या मैसेज दिया हमें सबसे पहला पोएट ने? पहला आपका मैसेज ये है कि जो चीज़ों को हम नेगेटिव कहते हैं, जैसे वो हमारे यहाँ भी होती है ना कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो भाई नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत कुछ ऐसी धारणाएं होती है, बातें बनी हुई होती हैं जिनको नेगेटिवली कंसिडर करा जाता है। अब जैसे यहाँ फॉरेन कल्चर का बता रखा है कि क्रो को बैड ओमन माना जाता है, हेमलॉक ट्री को नेगेटिव माना जाता है। पोएट लोग ना ऐसे चीज़ों का यूज़ भी नहीं करते अपनी पोएट्री में। अगर कोई पोएट पोएम लिखता है ना तो वो सुंदर सुंदर ट्री, कोई चेरी का ट्री हो गया, ठीक है, कोई ओक ट्री हो गया, ऐसे ट्रीज को यूज़ करते हैं। हेमलॉक ट्री तो कोई यूज़ ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसे नेगेटिव माना जाता है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस ट्री को यूज़ करा। बर्ड में ना कोयल को यूज़ करा जाता है, कौवे को कोई यूज़ नहीं करता, बट इन्होंने कौवे को यूज़ करा ये बताने के लिए कि नेचर का हर एलिमेंट में पॉजिटिविटी है, वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, वो नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कि छोटी छोटी आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो सकती है जो एक इंपॉर्टेंट चेंज लेके आ सकती है। जैसे कि क्या है, बर्फ़ गिरी, क्या पता आप चल के जा रहे हो, आपके ऊपर बर्फ़ गिरा, आपको नोटिस भी ना हो, बट हमारे ऑथर ने नोटिस करा और वो छोटी सी जो हुआ ये कुछ सेकंड्स में बर्फ़ गिरी होगी और उसने उनका मन जो है वो खुश कर दिया। थर्ड मैसेज, नेचर जो है आपको हील कर सकता है। बर्फ़ क्या है? नेचर। हेमलॉक ट्री क्या है? नेचर। कौवा क्या है? नेचर का हिस्सा है। तो उस नेचर ने हमारे पोएट जिनका मन इतना खराब था, वो वॉक करते हुए जा रही है नेचर में से, तो नेचर ने उनका मन खुश कर दिया। दिस इज द सिंपल 3 मैसेजेस फ्रॉम द पोम। बहुत आसान सी, कितने लाइन्स की पोएम है? 8 लाइनों की पोएम है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब गिराना, द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पोएम और बाकी चैप्टर समझाऊंगी। अगर इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं, वर्ड मीनिंग या फिर राइमिंग स्कीम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम फायर एंड आइस। बहुत ही आसान सी पोएम है ये, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस पोएम में से आते हैं। होने क्या वाला है इस पोएम में, हमारे पोएम के जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसमें वो हमें बताने वाले हैं क्या वो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है। वो डूम्स डे जिसे हम कहते हैं कि एंड हो जाएगा पूरा अर्थ सिविलाइजेशन, वो कैसे हो सकती है, वो क्या 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकती है। तो पहली चीज़ जो वो बताते हैं जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, वो कहते हैं फायर, और दूसरी चीज़ जो है वो है आइस। ठीक है, फायर कैसे आप समझो कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम, और आप सुनते हो कि भाई कोई कोई जंगल होते हैं उनमें आग लग जाती है, कितने समय तक वो आगे बुझती ही नहीं है। तो ये है उनका मीनिंग फर्स्ट कि आग, वोल्केनोस फट जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा, तूफान ऐसा आएगा जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है आग में जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, पहला तरीका उन्होंने ये कहा कि अगर हम अर्थ एंड होगी तो वो होगी फायर से। दूसरा वो कहते हैं कि अगर अर्थ एंड होने का अगर हम दूसरा तरीका देखें तो वो क्या होगी, आइस से। अब आइस से कैसे कि अगर आइस एज आ गया, आपने काफ़ी मूवीज़ देखी, उसमें दिखाया जाता है कि भैया आइस एज आया, पूरी सिविलाइजेशन एंड हो गई, टेम्परेचर इतना गिर गया कि ह्यूमन लाइफ सपोर्ट ही नहीं हो सकते। तो वही चीज़ उन्होंने कही कि दूसरा अगर हम माने आइस से भी हमारी दुनिया जो है वो एंड हो सकती है। अब ये तो बात रही नेचर के एलिमेंट्स की, डायरेक्ट आपने कहा भाई फायर से एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है, एक दिन आइस से हो सकती है। बट ये जो पोएम है ये एक मेटाफर्स वाली पोएम है। यहाँ पे पोएट ने एक और कनेक्शन बनाया है इस फायर और आइस के बीच में। सिर्फ नेचर ही नहीं है जो दुनिया को एंड कर सकती है, हम इंसान यहाँ बैठे हैं दुनिया को एंड करने के लिए। वो कहते हैं कि यहाँ फायर का मतलब है इंसान की डिज़ायर से और आइस का मतलब है हेट्रेड से। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, हमारे पोएट हमें समझाते हैं कि फायर इज इक्वल टू डिज़ायर। अंदर मन में जो आग जलती रहती है ना, जो नई नई इच्छाएं जागती रहती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं कि हाँ भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हम अंधे हो जाते हैं। और हर समय आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और हर जगह हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्यों? ह्यूमन बींग्स क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए। गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, उसके लिए पेड़ कटते हैं, फॉरेस्ट कट जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए जगह नहीं बचती। वो क्या है? वो हमारी डिज़ायर्स की वजह से हो रहा है। तो पोएट कहते हैं हमारे को दूसरी चीज़ और कि ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर की वजह से भी एक दिन दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ह्यूमन इमोशन हेट्रेड, नफ़रत, उसको वो एसोसिएट करते हैं आइस से। वो कहते हैं दूसरा जो है
ह्यूमन इमोशन हेट्रेड की वजह से भी दुनिया एंड हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी नफरत बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं, उसकी वजह से वॉर्स होते हैं एंड एज अ रिजल्ट इतने लोगों की जान चली जाती है। अभी आप कई बार देखते हो कि कभी कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड के अंदर। वो क्यों हुए थे? नफरत भर गई थी लोगों के मनों में। तो वो कहते हैं कि या तो दुनिया खत्म होगी फायर की वजह से, या वो आप नेचर के तरफ से फायर समझो, या ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर से समझो, और दूसरा हो सकती है आइस की वजह से, या फिर आप क्या समझो इसको कि जो इतनी हेट्रेड, जो इतनी नफरत फैल चुकी है, उसकी वजह से ये दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है। तो दिस इज अ मेटामॉर्फिकल पोएम। यहाँ पे फायर का मतलब फायर भी है और ह्यूमन इमोशन डिजायर भी है, ग्रीड लालच, और आइस का मतलब लिटरल वाला आइस भी है, और साथ में नफरत भी है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब हम अपनी इस सिंपल सी पोएम को। तो पोएम स्टार्ट करते ही वो कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो क्या बोले वो? कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड एंड होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट जो मैंने टेस्ट करा है खुद से डिजायर को, डिजायर क्या हुई? इच्छा, चाहते, ग्रीड, लालच। वो कहते हैं जो मैंने खुद झेला है ना अपनी लाइफ में, कि मेरे को भी बहुत ग्रीड हो जाती है कभी कभी, मैंने भी बहुत डिज़ायर्स थी मेरी भी, उसके लिए मैंने भी बहुत कुछ करा है। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनका साथ देता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी फायर से। और यहाँ फायर मतलब सिर्फ वो फायर नहीं है ग्लोबल वार्मिंग वाली, और वो फायर लिटरल वाली। यहाँ फायर से मतलब उनका है जो आजकल जो सिविलाइजेशन है, पागलों की तरह हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं और नेचर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो कह रहे हैं ये डिज़ायर्स, ये ग्रीड, ये इमोशन जो है हमारा जो है, इसकी वजह से एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। जो मैंने टेस्ट करा डिज़ायर्स को, तो मैं सपोर्ट करता हूँ उनको जो कहते हैं कि हाँ फायर से, यानी कि ह्यूमन का जो इमोशन है इतना ये लालची वाला, उसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन्स में वो कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना, सड़ जाना। अब इट यहाँ पे कौन हुआ? इट मतलब है हमारे अर्थ से। वो कहते हैं कि अगर इट यानी कि अगर हमारे अर्थ को एक और चांस मिलता है, तो अगर दोबारा उसको एंड करना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो अगर सेकेंड टाइम अगर हमें चांस मिले दुनिया में रहने का, तो हम सेकेंड टाइम उसको ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। किसकी वजह से? वहाँ काम आएगा हमारा आइस, या फिर कहो आप इंसान के अंदर जो हेट्रेड भरी हुई है। तो रीड करो इस लाइन को, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो फाइनली वो क्या कहते हैं कि अगर दोबारा ही दुनिया के खत्म होने की बात करो तो आइस यानी कि ह्यूमन इमोशन, वो कौन सा कह रहे हैं? नफरत। कई बार कहते हैं ना जो लोग काफ़ी किसी से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते, तो कहा जाए और वेरी कोल्ड पर्सन। तो कोल्ड क्यों कह रहे हैं उसे? यानी कि उसको एसोसिएट करा जाता है आइस से, कि इसके दिल में तो इमोशंस ही नहीं है, किसी के लिए प्यार ही नहीं है, वार्मथ ही नहीं है, नफरत ही करता है सबसे ये इंसान। तो वो क्या हो गया? कोल्डनेस से एसोसिएट करते हैं उसको। तो वो कह रहे हैं इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। अगर तबाही की ही बात करनी है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और यहाँ आइस से मतलब किसका है? हेट्रेड दुनिया में बढ़ती हुई। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट। तो उन्होंने आइस को क्या बोला है? ग्रेट भी बोला है कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, नफरत भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, और सफिशिएंट भी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए नफरत। और अगर आप लिटरल मीनिंग आइस का देखोगे तो यस, अगर आइस एज आ गई और पूरी अर्थ जम गई, टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, तो भी हमारी दुनिया जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक है। तो विद दिस ये पोएम आपकी एंड होती है। एक बार दोनों पैराग्राफ्स को, जो हमारे स्टैंजाज हैं, उनको हम दोबारा रीड करेंगे। सिंपल पोएम, बट एग्जाम में ना भर भर के क्वेश्चन आने वाले, तो इन्हें तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं फायर से एंड होगा, कुछ कहते हैं आइस से। पहले स्टैंजा में वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने खुद देखा है अपने लाइफ में डिजायर्स को, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं फायर, ठीक है। फिर वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर दोबारा चांस मिले और दोबारा हमें दुनिया ख़त्म करनी हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे नफरत के बारे में भी बहुत नॉलेज है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर तबाही की ही बात करनी है तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आइस, नफरत भी ग्रेट है और बिल्कुल सफिशिएंट है, कौन सा रोल निभाने के लिए? हमारे अर्थ को एंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने ग्रीड पे, अपने लालच पे कंट्रोल करना चाहिए और अपनी नफरत
को जो है प्यार में बदलना चाहिए, तभी जो है वॉर्स रुकेंगे, तभी जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होना बचेगा एंड हमारी लाइफ जो है अर्थ पे वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और डूम्सडे से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो विद दिस ये पोएम एंड होती है। अभी अगर आपको इस पोएम के पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम या क्वेश्चन आंसर्स देखने एग्जाम में कैसे आते हैं तो विद इन 1 वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की एक पोम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टैंजा फॉर्मेट में इस पोम से और है बड़ी ही आसान। हम क्या देखेंगे इस पोएम में, 2 टाइप के टाइगर को देखेंगे। एक टाइगर जो बेचारा जू में बंद है, कहाँ पे बंद है, जू में एक पिंजरे के अंदर बंद है, और दूसरा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट टाइगर क्या हुआ, जंगल में है। जो टाइगर वो कितने मज़े कर रहा है जंगल में, वो कैसे जंगल की राजा की तरह जंगल में रहता है, घूमता है, और कहाँ जो जू वाला टाइगर है जिसको फ्रीडम जो है जिसका छिन चुका है। दोनों के बीच का कंट्रास्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस पोम को, और साथ ही के साथ में इस पोएम में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा 1-1, 2-2 नंबर का। तो वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टैंजा को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेट। यहाँ पे ही कौन है, ही है यहाँ पे हमारा टाइगर। अब आप सोचोगे कि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ये टाइगर, एनिमल्स, इन सब के लिए ना इट यूज करते हैं, तो ही क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाई कर दिया है। एक पोएटिक डिवाइस होता है ये पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी जो है आप नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल को अगर हम ह्यूमन जैसा बताते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई करा और कहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कौन है यहाँ पे, जो टाइगर है ना वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलना। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स देखो, ये रहे सारे वर्ड मीनिंग्स। स्टॉक मतलब क्या है, धीरे धीरे चल रहा है टाइगर। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इतना सा तो पिंजरा है तो भाई धीरे धीरे ही तो चलेगा ना, ऐसे धीरे धीरे करके हमारा टाइगर चल रहा है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जैसे कि इस फोटो में भी आप देख सकते हो। विविड मतलब क्या होता है, चमकीली। टाइगर की बॉडी देखिए ना, ऐसा वो जो उसका फरी कोट जो होता है चमक रहा होता है, और स्ट्राइप्स टाइगर के पे जो ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, स्ट्राइप्स मतलब वो है। तो ही स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे चल रहा है। इन हिज विविड, चमकती हुई स्ट्राइप्स में, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में छोटे छोटे कदम लेके चल रहे क्योंकि ज़्यादा जगह तो है ही नहीं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब पैड्स मतलब क्या है, टाइगर के जो पंजे हैं, जो उसके पॉज हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वेलवेट क्यों लिखा है, क्योंकि वो फर के होते हैं ना। अगर आप टाइगर को चलते हुए देखोगे तो आवाज़ नहीं आती है उनके चलने पे, क्योंकि इतने सॉफ्ट फर होता है उनके पैरों में कि जब वो चलते हैं तो आवाज़ ही नहीं आती, बिल्कुल नॉइसलेस होता है। तो वो जो है उसको लिखा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और जब वो चल रहा है तो वो क्वाइट रेज में है। रेज मतलब होता है एंगर, गुस्सा, यानी कि जब वो चल रहा है उस पिंजरे में तो टाइगर के अंदर बहुत गुस्सा है, बट वो क्या करे, वो गुस्सा वो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो तो बंद है पिंजरे में। तो इसलिए वो अपने गुस्से को अंदर दबाए हुए, क्वाइट करके अपने गुस्से को उस पिंजरे में छोटे छोटे कदम लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये रहे इसके सारे के सारे वर्ड मीनिंग। स्टॉक्स मतलब वॉक स्लोली, विविड मतलब क्लियर या ब्राइट आप कहो, पैड्स मतलब फीट, रेज मतलब एंगर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जू वाला टाइगर। जू वाला टाइगर क्या कर रहा है, छोटे छोटे कदम लेके पिंजरे में चल रहा है, गुस्से को शांत सा करके अपने, ठीक है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plum deer pass। अब यहाँ पे हमें जंगल का टाइगर बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं जंगल के टाइगर या फिर जो ये टाइगर होते हैं उसको क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब क्या होता है, लर्किंग मतलब होता है हाइड करना या फिर छुपना। वो कह रहे हैं इस टाइगर को तो छुपना चाहिए, कहाँ पे, जाके जंगल के अंदर पीछे छुप के बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी कि धीरे धीरे ना बड़ी बड़ी जो ग्रासेस होती हैं उनके पीछे से निकल के आना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास में, यानी कि जो भी पानी का पॉन्ड सा बना होता है वहाँ पे। वेयर द प्लम डियर पास, जहाँ पे प्लम डियर आके बैठता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री इमेजिन करो जो हमने डिस्कवरी वगैरह पे देखते दिखाते हैं ना, कि वो टाइगर जो है ना छुपा बैठा होता है ऊंची ऊंची घासों के बीच में, फिर हल्के हल्के कदम रख के धीरे से चल के आता है और वहाँ पॉन्ड के पास वो डियर जो है पानी पीने आता है उस पर अटैक करता है।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं दैट वो जो टाइगर है उसे जू में बंद नहीं होना चाहिए, उसे फॉरेस्ट वाले टाइगर की तरह क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छुपना चाहिए शैडोज में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों के बीच में से धीरे धीरे चल के आना चाहिए, नियर द वाटर होल, किसके पास में, वाटर होल के पास में आना चाहिए, वाटर होल मतलब है पॉन्ड के पास में या कोई भी वाटर बॉडी जो जंगल में है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे वो प्लम्प डियर आया है ना उसके पास में, यहाँ प्लम्प डियर मतलब आपको यंग डियर भी समझ सकते हो या फिर एक मोटे ताजे से डियर को हंट करने के लिए। तो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टैंजा पे, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेज। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, जंगल वाले टाइगर क्या करता है, वो स्नाल करता है अराउंड द हाउसेज। स्नाल मतलब क्या होता है, वो घुर्राता है, रोर करता है हाउसेस के पास में। कौन से हाउसेस के पास में, एट द जंगल साइड, जो जंगल के किनारे पे गांव बसे होते हैं ना उनके पास में से निकल के टाइगर जाता है स्नाल करते हुए, घुर्राते हुए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेयरिंग मतलब क्या है, दिखाता है, उनको दिखाता है अपने वाइट फैंग्स, अपने बड़े बड़े दांत, अपने नुकीले पंजे दिखाता है उनको। टेरराइजिंग द विलेज, और डराता है विलेजर्स को, अटैक नहीं करेगा बट यस डराता है उनको। तो ये चीज़ आपको बताई गई है थर्ड स्टैंजा में। तो थर्ड स्टैंजा में भी हमने कौन से टाइगर के बारे में देखा, फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट हमारा ये जो टाइगर है ये फॉरेस्ट में थोड़ी घूम रहा है, ये प्लम डियर को हंट थोड़ी कर रहा है, ये विलेजर्स को डरा थोड़ी रहा है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मतलब क्या हुआ, सीमेंट का बना हुआ बिल्कुल एक पक्के से पिंजरे में बंद है ये। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इसकी स्ट्रेंथ मतलब टाइगर में कितनी स्ट्रेंथ है खुद सोचो, टाइगर है वो, ठीक है, कितना ब्रेव है होते हैं टाइगर, फेरोशियस होते हैं, बट उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है इट इज़ बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब यहाँ पे क्या है, जो लोहे की रॉड से जिससे पिंजरा बना होता है उसके पीछे है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो बंद कर रखी है हमने, तो ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉक मतलब फिर से वही जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्लोली स्लोली वो चल रहा है अपने केज के अंदर, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो जो विजिटर्स जो कोई फोटो खींच रहा है उसकी, जो टाइगर टाइगर करके उसे देख रहा है, उनको इग्नोर करते हुए। बार बार लिखा जा रहा है लेंथ ऑफ हिज केज, वो ये दिखाया जा रहा है कि वो छोटे से पिंजरे में बंद है, कहाँ उनके पास पूरा जंगल होता है। तो ये रहे हमारे जो है नेक्स्ट दोनों स्टैंजास के वर्ड मीनिंग, जो आप देख सकते हो। जो है सेल मतलब केज, बिहाइंड बार्स मतलब केज या फिर लॉक्ड है, और स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, वॉक करना, सिंपल, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा पे आते हैं, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो रात को आखिरी बार उसको एक आवाज़ आती है, किसकी आती है, पेट्रोलिंग कार्स की आती है, उन गाड़ियों की आती है जो ना जू में चेक करने को आती हैं, गार्ड्स जो होते हैं ना जू के, जब चेक करने आते हैं सब दरवाजे बंद हैं ऑल दैट, तो आखिरी आवाज़ उसको रात को उनकी आती है। एंड उस समय पे हमारा टाइगर क्या कर रहा होता है, स्टेयर मतलब वो घूर घूर के देख रहा होता है अपनी ब्रिलियंट आइज से, ब्रिलियंट मतलब चमकती हुई सुंदर आंखों से उन ब्रिलियंट स्टार्स को, उन चमचमाते हुए तारों को जो आसमान में है। तो यही कॉमन है बस जू वाले और फॉरेस्ट वाले टाइगर के बीच में, कि दोनों जब रात को जो है आसमान में देखते हैं तो दोनों को टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। बाकी जो है जू और जो फॉरेस्ट वाला टाइगर है उनके बीच में देखो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ये खत्म होती है हमारी सिंपल सी पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो फिर से एक बार पोएम को पढ़ लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइव्स द फ्यू लेंस ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट केज। हमारा टाइगर छोटे छोटे कदम लेके अपने जू वाले पिंजरे में चल रहा है। जब वो चल रहा है तो उसके पॉज में से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि उस पर फर है, वेलवेटी है वो, और उसने अपना गुस्सा जो है अपने अंदर शांत करके दबा रखा है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। इनफैक्ट हमारे उस टाइगर को तो पेड़ों की शैडोज़ के बीच में छुपना चाहिए, स्लाइड यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए बड़ी बड़ी घासों के बीच में, और जाना चाहिए वाटर पॉन्ड के पास में, वाटर होल के पास में, जहाँ पे प्लम्प डियर आता है उसको हंट करने के लिए। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड द हाउसेस। उसे तो गुर्राना चाहिए उन घरों के पास जो जंगलों के किनारे पे हैं, वहाँ पे अपने दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए, डराने के लिए किसको, सिर्फ और सिर्फ विलेजर्स को। बट वो लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट सेल में, एक जेल में, उसकी सारी ताकत हमने बंद कर रखी है, और वो चल रहा है छोटे छोटे कदम इग्नोर करते हुए विजिटर्स को अपने केज में। फाइनली जब रात हो जाती है तो उसको आखिरी आवाज़ आती है पेट्रोलिंग कार्स की, जिस समय पे वो जो है
बस अपने फ्रीडम को इमेजिन करते हुए आसमान में देख रहा होता है उन ब्रिलियंट स्टार्स को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आसमान में देखना, ब्रिलियंट स्टार्स को देखना, ये भी डिपेक्ट करता है कि टाइगर भी फ्रीडम चाहता है। तो विद दिस ये पोएम आपकी एंड होती है, बहुत सिंपल सी और बहुत मीनिंगफुल पोएम जिसमें से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर अब आप इसकी पोएम की आपको राइम स्कीम चाहिए, पोएटिक डिवाइस चाहिए या क्वेश्चन आंसर, तो विद इन वन वीडियो तीनों चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। तो जाके वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नोट्स एंड समरी चाहिए तो उसका भी लिंक गिवन है। मैं चलती हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोएम द बॉल पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हमारे एग्जाम्स के लिए। क्या होता है, इस पे एक बच्चा होता है, वो ना बॉल से खेल रहा होता है और हमारे ऑथर कहीं दूर खड़े होकर, हमारे पोएट कहीं दूर खड़े होकर उस बच्चे को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो बच्चा उस बॉल से बहुत मज़े से खेल रहा है और सडनली क्या होता है, वो उसकी बॉल जो है सड़क पे से बाउंस करती हुई गोल 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 जो है घूमती घूमती जो है एक पानी में, एक नाली सी में जाके, डिच टाइप के में जाके ना, जैसे पानी बह रहा है कहीं पे, वहाँ जाके जो है वो गिर जाती है, बॉल उसकी पानी में चली जाती है। अब वो बच्चे को देखते हैं वो कि वो बहुत मासूम होके, बहुत ऐसे शौक में आके अपनी बॉल को देखता है कि भाई अब वो पानी में चली गई है, वो निकाल के बाहर ला नहीं सकता उसे पानी में से। उसकी फेवरेट बॉल जिसके साथ उसकी इतनी सारी यादें जुड़ी थी, मे बी उसे बर्थडे पे मिली हो, मे बी उसे अच्छे नंबर आने पे मिली हो, पता नहीं, उस बॉल खो दी उसने। अब वो वहाँ खड़ा हुआ है। आप खुद इमेजिन करो, कभी बचपन में कोई चीज़ खो गई हो तुम्हारी तो बहुत ना मन परेशान रहता था हमारा। कभी न्यू पेंसिल बॉक्स लेके गए हो स्कूल में और फर्स्ट डे पे ही वो टूट जाए, कोई दोस्त उसका जो है तोड़ दे उसको, तो कितना बुरा लगता था। कोई फेवरेट टॉप हो तुम्हारा और जिस दिन पहनो उसी दिन उस पर कुछ गिर जाए तो कितना बुरा लगता है ना। अब ये जो बच्चा है बेचारा, ये उस बॉल से खेल रहा था, इसकी बॉल गिर गई है और ये बहुत ऐसे शौक में आके देख रहा है कि अब क्या करूँगा, मेरी बॉल जो चली गई। तो पोएट कहते हैं कि ये जो गिरी है उसकी बॉल आज छोटे से बच्चे की, मैं जाके उसे इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं जाके उसे चुप नहीं कराऊंगा कि बेटा परेशान मत हो, तो मैं नई बॉल दिला देता हूँ। नहीं, वो कहते हैं आज मैं उसे वो पेन को सहने दूंगा, आज मैं इस बच्चे को उस दुख को सहने दूंगा कि हाँ उसने अपनी बॉल खो दी है, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन ले रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे छिन जाए। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम उसका ध्यान रखें, हम उनको संभाल के चले। वरना जैसे ये बच्चा रोड पे खेल रहा था, पता है रोड पे खेलोगे तो बॉल जा सकती है, गिर सकती है कहीं भी। तो आगे से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाए कि जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं हमें उनको जो है गार्ड करना चाहिए, हमें उनको जो है एक संभाल के अपने पास रखना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पोएट क्या देखते हैं और कैसे वो जो है हमें बताते हैं उस बच्चे की कहानी, ठीक है। तो लेट्स स्टडी द बॉल पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो वो कहते हैं अब क्या करेगा वो बच्चा who has lost his ball? What will the boy do? वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है? What is he to do? वो क्या कर सकता है? I saw it go, मैंने खुद देखा उसकी बॉल को जाते हुए, merrily bouncing down the street, merrily down there in the water. मेरेली मतलब क्या, खुश होकर, बाउंस करती हुई बॉल उसकी खुश होती हुई जो है पहले सड़क के किनारे गई और फिर सड़क से सीधा बाउंस करती हुई खुशी से कहाँ चली गई, पानी में। अब यहाँ पे उन्होंने जो बॉल है उसके पीछे वर्ड लगाया है मेरेली। मेरेली बाउंसिंग, बाउंस तो बॉल करती ही है बट उन्होंने लिखा है मेरेली। मेरेली मतलब होता है खुश हो गए। बट क्या गाइस बॉल खुश होती है? नहीं भैया, तुम कहोगे बॉल तो नॉन लिविंग है, बॉल थोड़ी खुश होती है। तो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ कराया है, जहाँ हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन जैसा दिखाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, नॉन लिविंग बॉल है, वो कोई हंसती खुश होती थोड़ी है, बट उन्होंने कैसे दिखाया कि वो बॉल जो है बहुत खुश है, मेरे लिए बाउंस करती है स्ट्रीट पे जब बच्चा वो खेल रहा है और सडनली वो ऐसे ही बाउंस करती करती पानी में चली जाती है। अब वो बच्चा क्या करे, उसकी बॉल कहाँ चली गई है, पानी में, ठीक है। नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। वो कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है उसको जाके बोलने का कि बेटा दुनिया में दुकान पे और बॉल्स मिल जाती है। वो ऐसे अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ से वो लड़का ऐसे यूँ खड़ा है, यानी कि उस बच्चे को मन में बहुत दुख है। ग्रीफ मतलब दुख, अल्टीमेट शेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल रिजिड होके खड़ा हुआ है। रिजिड मतलब फिक्स, एक मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है। एंड वो कहाँ देख रहा है, वो उस पानी को देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल जो है जाके गिर गई है।
No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो फिक्स ऐसे ही होके खड़ा है, रिजिड होके, ट्रेम्बलिंग, थोड़ा सा काँप भी रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, शेक हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसके जितनी भी प्यारी प्यारी यादें थी अपने बॉल के साथ, उसकी वो प्यारी बॉल कहाँ गिर गई है, हार्बर में गिर गई है। हार्बर मतलब वही पानी वाली जगह जहाँ पे पानी बह रहा है, वहाँ पे उसकी बॉल गिर गई है। और उसके साथ में जितनी भी मेमोरीज थी उसकी उस बॉल के साथ में, क्या पता उसको वो बर्थडे पे मिली हो, जैसे मैंने आपको कहा, उसकी बहुत मेमोरीज होंगी ना अपनी उस बॉल के साथ में, वो बॉल उसकी चली गई है। एंड अब आप सोचो कि उसे कैसा लग रहा होगा। तो यही चीज़ वो हमें यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ होती है ना, उससे अलग ही कनेक्शन होता है। कोई जैसा एक पेंसिल बॉक्स ही आप मान लो, एक फेवरेट रहता है, नया मिल जाए चाहे, बट वो हमेशा हमारे लिए सबसे प्यारा रहता है। जब वही टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो एग्जैक्टली वो कह रहे हैं इस बच्चे के साथ है। ये कहने का फ़ायदा नहीं है बेटा दुकान से नई बॉल दिला दूंगा, नहीं, उसकी वो वाली बॉल जो वो फेवरेट बॉल थी जिससे उसकी सारी यादें जुड़ी थी, वो तो गिर चुकी है ना, अब वो तो वापस नहीं आएगी। तो वो चीज़ ये समझा रहे हैं। और वो तभी बच्चा ऐसे बहुत दुख से ऐसे यूँ रिजिड होके फिक्स्ड होके देख रहा है वहाँ नाली में जहाँ उसकी बॉल गिर गई है उसको। तो ये रहे इसके सारे वर्ड मीनिंग्स। अल्टीमेट मतलब फाइनल, शेकिंग, ट्रेमलिंग मतलब बहुत ही वो डरा हुआ, सहमा हुआ, काँप रहा है, और जो है देख रहा है उस बॉल को जो गिर गई है हार्बर में, यानी कि वो पानी वाली जो जगह है ना, वो वहाँ गिर गई है, जहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है, वहाँ पे वो गिर गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब हमारे पोएट ये सब होता हुआ देख रहे हैं कि बच्चा बड़ा मासूम सा दुखी खड़ा है, बॉल गिर गई है उसकी, और वो देख रहे हैं, वो कहते हैं आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जाके उसे नहीं बोलूँगा कि तुम कोई और बॉल खरीद लो। अ टाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। बॉल अगर मैं उसे कहूँगा ना तुम नई बॉल ले लो, ये सब कहना बेकार है। अ टाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। डाइम मतलब क्या होता है, कुछ पैसे, अमेरिकन 10 सेंट्स होते हैं डाइम। तो वो कह रहे हैं बॉल की वैल्यू नहीं है, बॉल के पैसों की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किस चीज़ की है, उस बॉल के साथ उसकी यादों की, उसके कनेक्शन की। इसलिए वो कहते हैं मैं जाके उसे इंट्रूड, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। आज वो दिन आया है जिस दिन उस बच्चे ने इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में, ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, जहाँ पे सबको अपना घर होना ज़रूरी है, सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, रोटी पानी का खर्चा कर सके, इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में आज इस बच्चे को पहली सीख मिली है कि जो अपनी चीज़ें हैं आपकी, आपको उन्हें संभाल के रखना होगा, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, आपको उन्हें गार्ड रखना होगा। अगर उस बच्चे ने थोड़ी सी भी केयरफुली जो है रखा होता, वो पार्क में जाके बॉल से खेलता, स्ट्रीट पे ना खेलता, सड़क पे ना खेलता, तो आज उसकी पानी में बॉल ना जाती, पार्क में खेलता तो पार्क में ही रहती ना। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आज उसने अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। People will take balls will be lost always little boy। नेक्स्ट वो कहते हैं people will take balls। आगे दुनिया में होगा कि लोग तुमसे बॉल्स, क्या तुमसे बहुत कुछ लोग छीन सकते हैं। balls will be lost always। यहाँ बॉल्स से मतलब सिर्फ बॉल से नहीं है खेलने वाली, यहाँ बॉल से मतलब है बाकी भी। आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लोग आपसे छीन सकते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई तुम्हारे से छीनी हुई चीज़ वापस नहीं ला सकता है, ठीक है। यहाँ नो वन बाइज अ बॉल बैक मतलब कि वो जो बॉल तुम्हारी गिर गई है पानी में से, वो वाली तो वापस नहीं आ सकती है ना। वैसे ही अगर एक बार तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुमसे छिन जाए तो तुम वो वापस नहीं ला सकते हो। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी यहाँ पे एक्सटर्नल है, समझ लो। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स को भी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप जो है, कोई हमारे से दूर चला जाए तो वहाँ पे जो है हम उन्हें वापस लाने के लिए कई बार कुछ नहीं कर पाते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल। तो वो समझाना चाह रहे हैं उस बच्चे को दैट ये बॉल आज गिर गया तो ये मत सोचो कि एक नई बॉल खरीद लोगे तुम कुछ पैसों के जाके। नो, आगे लाइफ में तुम आज सीख ले लो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो तुमसे छिन जाए, वहाँ पैसा भी काम नहीं आएगा उसको वापस लाने के लिए। सो इसलिए वो उसको बोलते हैं और हमें बताते हैं ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आज वो बच्चा डेस्परेट आइज के पीछे, डेस्परेट क्यों उसके, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसे मन परेशान हो रहा है, मेरी बॉल चली गई, मेरी बॉल चली गई। बट आज उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिल रहा है, किस चीज़ का, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। आज उसे पूरी नॉलेज मिल गई है लॉस की, किसी भी चीज़ को खोने की। एंड हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और उसे एक सीख मिल गई है आज किस चीज़ की,
कि जब कोई चीज़ आपसे खो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे उस समय में आपको खुद को संभालना है एंड कैसे उस समय में लोग खुद को संभालते हैं। तो ना बहुत गहरी पोयम है ये, ऐसी मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप समझो कि ये बॉल चली गई, नई बॉल खरीद के ले आएंगे, नहीं। वो कह रहे हैं बॉल को तुम यहाँ हजारों चीज़ों से एसोसिएट, अपने कोई लविंग पर्सन से जिसकी डेथ हो गई हो, अपने किसी लविंग रिलेशनशिप से जो आपसे दूर हो गया हो, अपनी कोई प्यारी चीज़ से, तुम्हारा जैसा कोई एम हो, तुम्हारा कोई ड्रीम हो, कोई विजन हो, अगर वो तुमसे छिन गया तो तुम बहुत परेशान होगे। और उस समय में तुम्हारे को स्टैंड करना आना चाहिए, उस समय में तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को संभालना आना चाहिए। और वो सीख कहीं ना कहीं हमें बचपन में ही मिल जाती है, जब हमारा फेवरेट टॉय टूटता है, जब हमारी फेवरेट बॉल खो जाती है, जब हमारा कोई फेवरेट ड्रेस ख़राब हो जाती है, हमें तब भी बुरा लगता है। और वहीं से हम धीरे 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 सीखते रहते हैं कि जब हम चीज़ों को खोएंगे, जब कोई चीज़ हमारी टूट जाएगी, तो कैसे हमें उस दुख को संभालना है। बचपन में तो वो बात भी बहुत बड़ी लगी थी ना, जब फेवरेट पेंसिल बॉक्स टूटा था। या जो है, अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरी एक फेवरेट स्लीपर थी ब्राउन कलर की, वो छोटी हो गई थी, मैं तब भी उसे पहनती रहती थी। बट एक दिन क्या हुआ, उस स्लीपर में वापस आई स्कूल से घर, तो वो मेरी ब्राउन वाली छोटी वाली सैंडल्स जैसे से स्लीपर थी, वो थी ही नहीं घर में। मे बी मेरे घर में जो है वो हटा दियो जिससे मैं पहनूँ ना उसको, क्योंकि वो छोटी हो गई थी। मुझे याद है मैं कितने महीनों तक ना हर जगह उस स्लीपर को ढूंढती रहती थी। आई वाज इन UKG और LKG, आई रिमेंबर, ढूंढती रहती थी उसको कि मुझे वही वाली स्लीपर चाहिए अपनी। ठीक है, इतना प्यार था मुझे उनसे। क्या थी, स्लीपर्स ही तो थी। बट वही चीज़ आपको यहाँ इस पोएम के थ्रू समझाई गई है कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। उस बच्चे को नई बॉल दिलाना यूजलेस है, क्योंकि उस बॉल्स के साथ उसके कनेक्शन थे, आज वो खो चुकी है और आज उसे लेसन मिल गया बट लाइफ का, आगे की आने वाली सिचुएशंस का, कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें तुमसे छिन सकती हैं, तो उस समय में तुम्हें स्टैंड करना आना चाहिए। और यही सीख हम बचपन से लेते हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा को। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। हाउ टू स्टैंड अप, क्या नॉलेज ले रहा है वो, क्या सीख रहा है वो, लॉस की, और कैसे उस लॉस को स्टैंड अप करना है। नोइंग एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये चीज़ हर इंसान को एक दिन सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड यही चीज़ ऐसे ही लोगों ने बहुत बार सीखी है। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम इस पोएम को, बहुत लेंदी है बट बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्या करे वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू, क्या करे वो बेचारा। मैंने खुद देखा उसको मैरिली बाउंस होते हुए, खेलते हुए उस पर सड़क पे, और मैरिली कूदती कूदती वो बॉल चली गई पानी में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, कहने का फ़ायदा नहीं उस बच्चे को कि अरे बेटा और भी बॉल मिलती है बाजार में। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, वो बच्चा बहुत डरा सहमा सा वहाँ पे है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वो रिजिड हो गए, बिल्कुल एक बिना कोई मूवमेंट करे डरे हुए देख रहा है। किसको, अपनी उस बॉल को जिसके साथ उसके यंग डेज की मेमोरी है, वो सब चली गई पानी के अंदर। नेक्स्ट, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस, कुछ पैसों की नई बॉल दिलाना यूजलेस है। आज के दिन उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग, दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी प्रिय चीज़ें आपसे छिन जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमसे छिन जाए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो इसलिए आज वो बच्चा सीख रहा है, वो दर्द में तो है, परेशान तो है यार मेरी बॉल खो गई, बट आज वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की नॉलेज, कि आगे लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है जहाँ चीज़ें तुमसे छिन जाए, तो प्रिपेयर हो जाओ माय यंग बॉय, ये कह रहे हैं हमारे पोएट। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट होती है। राइटर है जॉन बेरीमैन। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है पोएटिक डिवाइजर राइमिंग स्कीम की, तो वन वीडियो इज देयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है अमांडा। ये जो पोएम है इसमें हम एक छोटी सी बच्ची के बारे में जानेंगे, उसका नाम अमांडा है। और क्या होता है, इसकी जो मम्मी है ना, इसे हर समय टोकती रहती है और कुछ ना कुछ समझाती रहती है। अमांडा ये करो, अमांडा वैसे करो, जूते पॉलिश करो, होमवर्क करो, ऐसे सीधे बैठो, टेढ़े मत बैठो, चॉकलेट मत खाओ, पिंपल हो जाएंगे। हर समय उसे ना टोकती रहती है, समझाती रहती हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को उस बच्ची पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ा है। वो अपनी लाइफ से ही बहुत परेशान हो चुकी है, ये बार बार नैगिंग की वजह से अपनी मम्मी के द्वारा। तो इस वजह से वो क्या करती है, उसने अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रखा है, और वो हर समय इमेजिन करती रहती है कि काश मैं अकेली होती, मेरे पेरेंट्स ही ना होते और मैं अकेली अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में जीती। ठीक है,
और ये चीज़ हमें ये बता रही है, पोएम हमें ये बता रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें जिससे हम सोसाइटी में अच्छे से रहे, ये करे वो करे, ये करे वो करे, और तब हमें भी बहुत अजीब लगता है कि क्यों हमें बार बार टोका जा रहा है, क्यों हमें बार बार बताया जा रहा है ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो वही चीज़ यहाँ अमेंडा के थ्रू हमें बताई जा रही है। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को जो है समझाते हैं, टोकते हैं, तो उसका बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ता है, ये आपको समझ में आएगा। और कई बार बच्चे भी सही सीख को नहीं समझ पाते हैं, ये हमें डिपिक्ट करती है ये पोएम अमेंडा के थ्रू। ठीक है, अब ये बच्चे की मेंटल स्टेट इतनी बुरी है कि देखो आप कैसे कैसी चीज़ों को ये इमेजिन करिए कि काश मैं अकेली बंद हो जाऊँ एक टावर के अंदर और मैं अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, ऐसा ये एक छोटी सी बच्ची सोच रही है। क्यों? क्योंकि ये परेशान है रोज़ रोज़ जो इसकी मम्मी से टोकती हैं उसकी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम अमेंडा। तो ये रही छोटी सी बच्ची हमारी अमेंडा। चलो देखते हैं क्या होता है हमारी अमेंडा की लाइफ में। First stanza, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो देखो ये सारी लाइंस जो हैं ये अमांडा की मम्मी उसको कह रही हैं, और जो कुछ भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा ये अमांडा सोच रही है। तो अमांडा की मम्मी उसे क्या कहती है, अमांडा अपने नेल्स मत चबाओ, अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच मतलब ऐसे झुक के बैठना, हमें भी समझाता था ना ऐसे झुक के मत बैठो। तो उसकी मम्मी कह रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब होता है लेजी वे में बैठना, ऐसे कमर झुका के जैसे हम सोफे पे ऐसे लेट जाते हैं ना ऐसे। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, स्ट्रेट बैक करके बैठो अमांडा। उसकी मम्मी उसे ये समझाती है। जब वो उसे ये समझाती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है और वो फिर से अपने इमेजिन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसने अपनी एक दुनिया बना रखी है अपने दिमाग में। वो सोचती है देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, एक बहुत बड़ी रिलैक्स्ड जो है। एमरल्ड मतलब होता है ग्रीन कलर का एक पत्थर सुंदर सा, तो एमरल्ड मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर से है। वो इमेजिन करती है एक बहुत बड़ा रिलैक्स्ड ग्रीन कलर का एक समुंदर है। वेयर द सोल, सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, रेजिडेंट, इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं क्या हूँ, मरमेड हूँ। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे ऐसे गोल गोल चलना, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो जैसे ही उसकी मम्मी ऐसे उसे समझाती है तो वो सोचती है कि काश एक बड़ा सा हरा समुंदर होता, उसमें अकेले रहने वाली, कोई जानवर भी ना होते, एक्वेटिक वाले भैया नहीं, उसमें सोल इनहेबिटेंट अकेले रहने वाली मैं होती। अ मरमेड, मैं एक मरमेड होती। ड्रिफ्टिंग यानी कि ऐसे पानी के साथ, पानी के फ्लो के साथ ड्रिफ्ट करती रहती, ब्लिसफुली हैप्पीली। वो दुनिया मुझे, वो लाइफ मुझे अच्छी लगती जहाँ मैं अकेली एक सी के अंदर इधर उधर घूमती रहती, कोई ना होता मुझे कुछ कहने वाला, टोकने वाला, कुछ ये करने हो वो करो, कोई भी मुझे कुछ समझाने वाला जहाँ पे नहीं होता। तो ये रहे इसके वर्ड मीनिंग्स, बाद में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड मीनिंग हमारी जो अमेंडा है उसने खुद को क्या इमेजिन करा, एज अ मरमेड जो ग्रीन कलर की सी में जो है अकेले घूम रही है। उसको एक ना ऐसे स्पेस चाहिए उस बच्ची को जहाँ वो अकेले रह पाए, जहाँ उसे बार बार कुछ करने को ना कहा जा रहा हो। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मम्मी आती है और उससे पूछती है तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करा अमेंडा? तुमने अपना रूम टाइडी मतलब साफ करा अमेंडा? मुझे लगा मैंने तुम्हें कहा था अपना जूते को पॉलिश करके रखो अमेंडा। अब उसकी मम्मी उसे कहती है होमवर्क करो, रूम साफ करो, जूते पॉलिश करो। तो फिर से वो अपने उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। क्या इमेजिन करती है, आप देखो वो कैसी चीज़ इमेजिन करती है। वो इमेजिन करती है आई एम एन ऑर्फन। अब की बार वो इमेजिन करिए कि मैं एक अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा अपना। रोमिंग द स्ट्रीट्स, और जैसे मेरे कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही नहीं है, तो मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ। कहाँ पे? सड़कों पे मैं घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। और पैटर्न मतलब क्या होता है, पैटर्न मतलब यहाँ पे है कि वो अपने पैरों को ना, जो धूल होती है, जो मिट्टी सड़क पे पड़ी होती है, उसमें डाल रही हूँ और अपने पैरों से जो है उस मिट्टी से मैं खेल रही हूँ, उस मिट्टी को उछाल रही हूँ, हंस कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। जैसे उसकी मम्मी से कह रहे हैं ना जूते पॉलिश करो, तो उसे जूते तो क्या पॉलिश करने में, इमेजिन करिए मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ और खेल रही हूँ मिट्टी में अपने नंगे पैरों के साथ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और वो साइलेंस जब मेरा कोई अपना होएगा ही नहीं, तो वो सोच रही है कि ऐसी स्टेट जहाँ उसके पेरेंट्स ही नहीं है, वो कैसा होगा, गोल्डन होगा। और वो फ्रीडम सड़कों पे घूमने का, खेलने का मिट्टियों में, दैट विल बी स्वीट। तो उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि आज वो खुद को ऑर्फन होने तक को, गाइस देखो, इमेजिन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा,
रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अब उसकी मम्मी उसे कहती है अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, याद करो मैंने तुम्हें कहा था पिंपल हो जाएंगे। एक्ने मतलब होता है पिंपल, पिंपल हो जाएंगे तुम्हारे को। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और फिर उसकी मम्मी कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ, मतलब वो उसकी आंखों में नहीं देख रही है ना बच्ची अपनी मम्मी की, तो उसे कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। अब देखते हैं अमेंडा अब की बार क्या सोचती है। अब की बार अमेंडा सोचती है आई एम रेपुंजल। अब वो खुद को इमेजिन करिए रेपुंजल। रेपुंजल एक प्रिंसेस है, एक डिज्नी की पे मूवी बन रही है, एक प्रिंसेस है जिसको ना बड़े से टावर में बंद कर रखा होता है। और वो जो रेपुंजल होती है उसके गोल्डन कलर के बहुत लंबे बाल होते हैं, एक शहर जितने लंबे बाल आप समझ लो उस रेपुंजल के हैं। अब रेपुंजल उस टावर में जब रहती थी तो वो क्या करती थी, उसको बंद कर रखा था उसकी जो है एक और लेडी ने उसको उस टावर में बंद कर रखा था। तो वो क्या करती थी, वो अपने वो बालों को टावर की खिड़की में से ऐसे यूँ लहरा देती थी और वो बालों की रस्सी बना के नीचे उतर के आती थी और शहर घूमती थी और वापस उससे वापस अंदर चली जाती थी। ठीक है, तो वो जो है रेपुंजल अपने बालों का सहारा लेती थी उस कैद में से बाहर आने के लिए। बट हमारी अमांडा देखो क्या सोचेगी कि काश मैं रेपुंजल बन जाऊं और मुझे तो उस टावर में कैद में बंद कर दो, मैं वहाँ खुश रहूंगी, मैं कभी भी बालों की सीढ़ी बना के नीचे नहीं आऊंगी, मुझे वो कैद में खुश रह के अच्छा लगेगा वहाँ पे बंद रह के। तो पढ़ते हैं क्या कहती है अमांडा। अमांडा सोचते आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट अ केयर। मैं रेपुंजल बन जाऊँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी अगर मुझे रेपुंजल बना दोगे तो। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। टावर के अंदर लाइफ ना जो वो बंद करके रखा, बंधक बना के रखा होता है रेपुंजल को, तो वो कह रही है अगर रेपुंजल की तरह बंधक बना के मुझे रख दोगे ना उस टावर में बिल्कुल अकेला, वो लाइफ मेरे लिए होगी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब काम, पीस, क्वाइटफुल। और रेयर मतलब क्या हुआ, अनकॉमन। रेयर होगी बिल्कुल मेरे लिए वो, ऐसा तो मैंने कभी दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस करा ही नहीं होगा जैसा मैं वहाँ टावर में करूँगी, मेरे को बहुत पीसफुल लगेगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और तब जब मैं रेपुंजल बन जाऊँगी ना तो मैं कभी भी अपने वो सुंदर से जो बाल हैं उनको लहरा के नीचे सीढ़ी बनाकर नहीं लटकाऊंगी नीचे उतरने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेले खुश हूँ वहाँ टावर में, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी खुश रहूँगी ऊपर वहाँ टावर के अंदर। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं जहाँ उसकी मम्मी फिर से उसे कुछ कहती है। अब वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब क्या होता है, ऐसे मूड में, बैड मूड में रहना, ऐसा मुंह सुजा के बैठना, ठीक है, सड़ा बुज्जा बन के बैठ जाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब जब उसकी मम्मी उसे देखते हैं ना अमेंडा को कि वो ऐसा परेशान सा हो गया, जैसे एक ऐसी सी मैंने फोटो लगाई है, ठीक है, मुंह सा बना के वो बैठी हुई है चेयर पे, तो उसकी मम्मी उसे कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। ऐसे बैड मूड में मत बैठो, ऐसा सड़ा सा मुंह बना के मत बैठो अमेंडा, तुम हर समय मूडी रहती हो, हर समय कभी परेशान हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो, अजीब सी रहती हो तुम अमेंडा। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो वो सोचेगा आई नैग्ड एट यू अमेंडा, यानी कि मैं तुम्हें हमेशा तंग करती रहती हूँ। नैग्ड मतलब बार बार किसी को टोक टकाई करना, बार बार किसी को जो है तंग करने को नैगिंग कहा जाता है। तो वो कहती है कोई भी तुम्हें दिखेगा ना, अगर कोई आ गया तो वो सोचेगा मैं तुम्हें हर समय नैग करती हूँ। और यहाँ पे पोएम हो जाती है एंड। तो कहीं ना कहीं उसकी मदर को पता भी है कि उनके नैगिंग का अमेंडा पे बुरा असर पड़ा है, बट शी इज़ नॉट स्टॉपिंग दैट थिंग। और इस वजह से अमेंडा की मेंटल स्टेट इतनी बुरी है कि कभी वो इमेजिन करती है कि वो एक अकेली मर्मेड बन जाए, कभी सोचती है एक ऑर्फन बन जाए, और कभी सोचती है रेपुंजल की तरह बंधक बना के टावर में डाल दोगे ना तो वो जीवन अच्छा होगा यहाँ रहने से। तो चलो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हंच मतलब होता है बेंड करना, स्लाउचिंग मतलब है सिटिंग इन अ लेजी वे, लैंग्विड मतलब रिलैक्स्ड, एमरल्ड यहाँ ग्रीन कलर से मतलब है, इनहेबिटेंट मतलब रेजिडेंट होता है, ड्रिफ्टिंग मतलब स्लोली स्लोली पानी के फ्लो के साथ कैरी होना, ब्लिसफुली मतलब हो गया हैप्पीली, एक्ने मतलब हो गया पिंपल्स जो मैंने आपको बता दिया था। एंड लास्ट स्टैंजा में काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग है। रेपुंजल मैंने आपको बता दिया है, फेरी टेल की जो है प्रिंसेस है, ट्रैंक्विल मतलब काम और क्वाइट, रेयर मतलब अनकॉमन, सल्किंग मतलब एक बैड मूड, मूडी मतलब अनस्टेबल रहना, बिल्कुल आपका स्टेबल मूड ना हो तो, और नैग्ड मतलब किसी को वरी करना, किसी को इरिटेट करना बार बार कॉन्टिन्यूसली। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस पोएम के। एंड ये पोएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम के सारे नोट्स, वर्ड मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस की मैंने वीडियो भी बना दी है और नोट्स अपलोड भी कर दिए हैं, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में से चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। Everyone, welcome to my channel. I am Sibel Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है द ट्रीज। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है और इसका एक डीप हिडन मीनिंग है, तो इसको अच्छे से समझना।
होने क्या वाला है इस पोएम में, इसकी राइटर है एंड्रीन रिच और ये ना एक फेमिनिस्ट पोएट है, ठीक है। फेमिनिस्ट पोएट मतलब इन्होंने औरतों के हक के लिए काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं। 12th में आओगे तो एक पोम इनकी और पढ़ोगे, आन जेनिफर स्टाइक, ठीक है। अब इस पोएम में भी उन्होंने जो है ट्रीज के थ्रू हमें बताया है दैट किस तरीके से वुमेन्स ने अपनी आज़ादी के लिए, औरतों ने अपनी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है, ठीक है। अब ये पोएम को हम दोनों मीनिंग से पढ़ेंगे, एक ट्रीज के मीनिंग से भी और एक ऐसे मीनिंग में जहाँ पे ट्री इज इक्वल टू वुमेन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस पोएम को, द ट्रीज। सिंपल अगर आप मीनिंग देखोगे इसका, तो अगर आपको एग्जाम में भी आंसर लिखना होगा तो भी आपको सिंबॉलिक मीनिंग बताना बहुत जरूरी है कि ट्रीज मतलब यहाँ पे औरतों से है, ट्रीज मतलब यहाँ पे वुमेन से है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ट्रीज या फिर आपको औरतें जो इतने सालों से घर में अंदर बंद हैं, घर में बंद हैं मतलब सोसाइटी में हमारे ना, आज ये एक एरा आया है जब वुमेन को गाइस फ्रीडम मिला है, पॉलिटिक्स में जाने की आज़ादी है, राइट टू वोट है, बिजनेस करने की आज़ादी है, जॉब करने की आज़ादी है। आजकल बेटी पढ़ाओ का हम जो है स्लोगन्स निकालते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमें अपनी जो बहनें हैं, गर्ल्स हैं, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। बट एक ज़माना ऐसे था जहाँ पे वुमेन्स के ऊपर बहुत इंस्ट्रक्शंस थे, बहुत ज़्यादा, पढ़ना अलाउड नहीं था, वोट डालना अलाउड नहीं था, बाहर निकल के घर से जॉब करना अलाउड नहीं था। बट ये सब सोच बदली और ज़माना बदला। वो कैसे, जो डिफरेंट वुमेन ने जो सेक्रीफाइसेस करे, जो उन औरतों ने संघर्ष करा, उनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो वही चीज़ आप इस पोएम के थ्रू समझोगे कि कैसे वुमेन ने सेक्रीफाइस करा एंड हाउ वो वर्ल्ड में आई एंड एक बेटर चेंज लेकर आई है। दूसरा मीनिंग अगर आप इस पोएम का देखोगे वो डायरेक्टली ट्रीज से आप समझ सकते हो कि कैसे आजकल लोग ना अपने घर में तो सुंदर सुंदर पौधे लगाते हैं, भाई अरेका पाम लगाएंगे, स्नेक लगाएंगे, मनी प्लांट लगाएंगे, अपने घर में तो पेड़ भी उगा लेते हैं, भाई ये वाला पेड़ लगाएंगे, ये वाला पेड़ लगाएंगे, और वहाँ बाहर फॉरेस्ट में एक के बाद एक पेड़ काटते जा रहे हैं हम। वहाँ फॉरेस्ट में जो चिड़िया उसके पास बैठने के लिए पेड़ नहीं है, कीड़ों के पास छुपने के लिए पेड़ नहीं है, बंदर और जो वो काफ़ी सारे पेड़ पे जो पक्षी रहते हैं ना, उनके पेड़ कटते जा रहे हैं, वो शहरों में इधर उधर भटकते रहते हैं। हम अपने घर में बड़े बड़े पेड़ सजा रहे हैं। तो इसमें हम सेकंड ये भी पढ़ेंगे कि अब जो घर के अंदर के पेड़ हैं वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड, वो बाहर निकल के जा रहे हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं कि आपके घर के इंडोर प्लांट्स चल के बाहर जाने लग जाए, नहीं है ना। तो यही मीनिंग है, ये एक हिडन मीनिंग वाली पोएम है। इस पोएम का डीप मीनिंग ये है कि यहाँ ट्रीज का मतलब औरतें हैं और औरतें ही संघर्ष करके धीरे धीरे घर से बाहर निकली और आज की सोसाइटी में हमारे यहाँ मेन एंड वुमेन जो है हम कहते हैं इक्वल है, हर कोई इक्वल है समाज में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम इस पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in its shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्रीज के मीनिंग समझाऊंगी, फिर वुमेन के साथ में समझाऊंगी। अब भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम इस पोएम को। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में लो, हाँ हम पौधों की बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो घर में इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, हमने घर सजा रखे हैं, अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम जंगल में जाते हैं। जंगल वाले पेड़ों को तो लोग काट रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम जंगल में जाते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगलों में, जो जंगल इतने समय से खाली था, जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठ पाती क्योंकि पेड़ नहीं बचे, जहाँ पे कोई कीड़े नहीं छुप पाते, कीड़े ना पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। अब पेड़ ही नहीं काटते हैं, रहते हैं हम जंगलों के अंदर, पेड़ ही नहीं बसते तो कीड़े कहाँ छुपे। वेयर नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब सन क्या करता है, जो सूरज होता है ना, सूरज की किरणें पड़ती हैं पेड़ों के बीच में और सारे के सारे जंगल में ना ऐसे कहीं पे परछाई आ रही होती है। अब भाई बेचारा सन करे क्या, उसका काम है फोटोसिंथेसिस कराएगा सनलाइट डाल के। अब वहाँ फॉरेस्ट में हम पेड़ काटते जाने हैं तो वो सन अपनी जो शेडोज हैं, जो अपनी किरणें हैं, वो किसको प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो है हमारे जो ट्रीज हैं वो जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो फॉरेस्ट जिसको इतने समय से जो खाली है, जो कट चुके हैं फॉरेस्ट, जो खाली पड़े हैं इतनी रातों से, दे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो कल सुबह तक भर जाएंगे बहुत सारे पेड़ों से। तो ये मूवमेंट ट्रीज की कहाँ हो रही है, रात में पेड़ों ने चलना शुरू करा है घरों के, कि हम सुबह तक पहुंचेंगे उस जंगल में जिसको इंसानियत ने, हम दुनिया वालों ने पूरा कट कर दिया है, ठीक है। अब ये तो लिटरल मीनिंग मान लो आप, ये आप सोच लो कि इंडोर प्लांट्स बाहर जा रहे हैं। दूसरा मीनिंग अब वुमेन से जानते हैं, जो सच्ची में वो पोएटिस कहना चाहती थी, वो ये है, देखो यहाँ ट्रीज का मतलब है औरतें यानी कि वुमेन,
एंड जो फॉरेस्ट है उसका मतलब है वर्ल्ड, हमारी दुनिया। तो अब यहाँ पे आप वुमेन मानना, जहाँ ट्री आए मतलब वुमेन है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। अब हम बात करें कि औरतें, वुमेन जो घरों में बंद थी, जिन्हें अलाउड नहीं था घर से बाहर निकलना, अपने मन की बात कहना तक अलाउड नहीं था, अपनी जो छुप के रहना जिनको सिखाया गया, जिनको बंदिशें जिनके ऊपर बहुत सारी थी, वो औरतें अब अपने घर से बाहर निकल रही हैं, बाहर सोसाइटी में जा रही हैं, उस फॉरेस्ट में जा रही हैं जो अभी तक खाली था, यानी कि उस समाज में, उस वर्ल्ड में जा रही हैं जो अभी तक वुमेन के बिना बिल्कुल खाली था। अब ये जो लाइन्स है, वेयर बर्ड्स कुड नॉट सेट, नो इंसेक्ट हाइड, वो ये दर्शाती है कि भाई जैसे देखो, जैसे फॉरेस्ट में पेड़ के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो वुमेन के बिना अधूरा है। जब तक वुमेन भी बाहर निकल के नहीं आएंगी, जब तक पॉलिटिक्स लो आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो, सोसाइटी के कल्चरल के अंदर जब तक वुमेन का भी पूरा रोल नहीं बनेगा, तब तक जो है इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक सब कुछ ढंग से नहीं हो सकता है। तो जब वुमेन आई हर एक फ्रंट पे, चाहे वो स्कूल में जॉब करने से लेकर हो, डॉक्टर बनने से लेकर हो, टीचर बनने से लेकर हो, पॉलिटिकल लीडर बनने से लेकर हो, जब हर जगहों पे वुमेन ने जाकर अपना योगदान दिया, तब जाके हमारा वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो वर्ल्ड जो वुमेन के योगदान से, अब मैन अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं, बट जब वुमेन को मौका मिला तो उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी तरफ से हमारे वर्ल्ड के लिए अलग अलग काम करे। तो जो काम नहीं कर पा रही थी वुमेन, फाइनली अब वो जो है कल सुबह तक वो वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। और यहाँ कल सुबह एक दिन में नहीं, ये सब नहीं हुआ कि वुमेन को वोटिंग राइट्स भी मिल गए और बाहर जाने के लिए अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ भी वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस है। अभी भी एक समय और ऐसा आएगा जब हमें और फ्रीडम मिलेगा सबको। तो वो ये कहना चाह रही हैं हमारी पोएटेस कि काम जो है जारी है वुमेन की तरफ से, वो कोशिशें कर रही हैं जिससे वो भी वर्ल्ड में जाए और वर्ल्ड में जाके कुछ अच्छे काम करे। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा। मैंने आपको कहा ना, दिस पोएम इज हैपनिंग इन, मतलब हमारी पोएटेस बता रही है कि रात को जो सारे ट्रीज है, घर के अंदर के जो पौधे हैं, वो इन्होंने डिसाइड करे कि अब हम बाहर जाएंगे और एक नई सुबह लेकर आएंगे। इसलिए रात लिखा गया है क्योंकि कल आएगी एक नई सुबह। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब यहाँ आप सच्ची वाले पेड़ समझो पहले। सच्ची वाले पेड़, जैसे घर में जब पेड़ लगे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कुछ पेड़ों की जगह हमारे घर की जो दीवारें होती है वहां तक भी चली जाती है और उनमें से भी ऐसे पत्तियां निकल रही होती है, क्योंकि लुक इन दिस पिक्चर। तो अब वो जो फंस गए ना हमारी दीवारों के अंदर, वरांडे के फ्लोर के अंदर जो पेड़ है, वो खुद को उससे बाहर निकाल रही है, सो दैट वो जो है घर से बाहर जा पाए उस फॉरेस्ट में जहाँ पे पेड़ नहीं है। द लीन्स ट्रीज टुवर्ड्स द ग्लास, जितनी भी पत्तियां हैं वो हमारे घर की खिड़कियों के जो ग्लासेस हैं उनको तोड़ के बाहर निकलना चाह रही हैं। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो भी अपना एक्सर्शन लगा रही है, जैसे कोशिश करेगी हम भी बाहर जाए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉल्स, बड़ी बड़ी टहनियां जो मुचड़ गई हैं। क्रैम्प्ड मतलब कहते हैं कोई चीज ज्यादा हिले ना बहुत समय तक अगर आप बैठे रहो वो तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाता है। तो वो टहनियां पेड़ों की, जिनको इतने हमारे छोटे छोटे घरों के अंदर फैलने का भी जो है मौका सही से नहीं मिला है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जो क्रैम्प हो चुकी हैं, वो भी घर से बाहर निकल रही हैं। शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर। सारी की सारी बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां, बड़ी टहनियां, छोटी टहनियां, मुड़ी हुई टहनियां, हर कोई जो है घर की छत के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई पेशेंट होता है ना, जब उसे कहते हैं कि अभी वो पूरा ठीक भी नहीं हुआ तो उसे कहता है डिस्चार्ज करें, आप अपने घर पे जाके रेस्ट करोगे, तो वो बहुत खुश होता है, चल भाई हॉस्पिटल से छुटकारा मिलेगा, तो वो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं। वैसे ही ये सभी पेड़ जो है उसी एक्साइटमेंट के साथ में हाफ डेज, यानी कि पूरी ताकत भी नहीं है इनके अंदर अभी, बट जैसे तैसे करके बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने नए घर में जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम इसको देखेंगे गाइस। अब हम इसी पोएम के जो ये स्टैंजा इसको वुमेन से जो है एसोसिएट करके देखेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ पे डिसएंगेज मतलब होता है खुद को तोड़ना। यहाँ पे वुमेन का मतलब है कि बहुत सारी औरतों ने गाइस बहुत कोशिशें करी, खुद को जो चीज उनके ऊपर बंधन जो लगे हुए थे, जो उनको कहा जाता था आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना है, जो बातें पेट्रियार्कल सोसाइटी की, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन जो उन्हें फॉलो करने पड़ रहे थे डर के, धीरे धीरे उन्होंने बहुत रातों को वर्क करा, बहुत दिन उन्होंने जो है अपना सोचा और उन्होंने वर्क करा, तब जाके वो ये पेट्रियार्कल नॉर्म से, ये जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के जो रूल्स बने हुए हैं उससे खुद को दूर करा, एंड फाइनली वो इस समाज में बाहर निकल के आ पाई। ठीक है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, हर एक औरत ने अपनी तरफ से कोशिश करी। स्मॉल ट्विग्स टू फिट द, यानी कि छोटे बच्चे से लेके छोटे बच्चे जैसे जब वो पढ़ती है, मेहनत करती हैं, तब वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस, इवन बूढ़ी औरतों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो घर से बाहर निकले, यानी कि वो वर्ल्ड में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए वुमेन्स बाहर आ पाए। तो उसमें किसी एक औरत का हाथ नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक सबने अपने लेवल पे कोशिश करी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन्स को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कोई नया जो है, जैसे कोई पेशेंट होता है ना न्यूली डिस्चार्ज, जैसे वो एक्साइटमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि भाई मैं अपने घर पहुंचूं, मैं आरामदायक घर में पहुंचूं, मेरे को बाहर निकलना है, मैं यहाँ चार दीवारी में परेशान हो गया हूं, वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ बड़े से छोटी औरतें, बच्चियां, सब लोग बाहर जा रहे हैं सो दैट वो फ्रीडम को एंजॉय कर पाए। ठीक है, Next, I sit inside, door opens to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब यहाँ पे आए कौन है, हमारी पोइट्री से। वो कहेंगे कि मैं अपने रूम में बैठी हूँ, ठीक है, और उस रूम से मुझे वो वरांडा दिख रहा है जहाँ से जो है वो जो सारे के सारे पेड़ है ना वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू वरांडा, मैं अपने घर में हूँ, कमरे में हूँ, मेरे को मेरा बेड़ा दिख रहा है, वरांडा दिख रहा है, और मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ लेटर्स लिख रही हूँ। और पर मैंने उन लेटर्स में ये नहीं लिखा है कि भाई हाँ ट्रीज बाहर जा रहे हैं घर से, या फिर वो ये कहना चाहिए कि मैं लेटर तो लिख रही हूँ बट मैं उन लेटर्स में नहीं लिख रही हूँ ये किस तरीके से वुमेन संघर्ष कर रही है और वो घर से बाहर निकल रही है। नहीं, वो कहनी मैंने बस बैठी हूँ और मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ कि दैट यस फाइनली
द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वुमेन जो है पावरमेंट अब फाइनली हो रहा है। और ट्रीज के मामले में अगर हम देखें तो वो कह रही है मैं फाइनली चुपचाप बैठ के देखी हूँ कि कैसे ये जो इंडोर प्लांट्स है वो अपनी तरफ से कोशिश करके बाहर जा रहे हैं, बट ये तो प्रैक्टिकल लगता नहीं है कि इंडोर प्लांट्स अपने आपको बाहर जाएंगे नहीं। तो वो कहीं ना कहीं यही कहना चाहिए कि मैं आराम से बैठी हूँ, ये पोइटेस है रिटन वक्त ऑब्वियसली करती होंगी, और मैं जो है आराम से बैठ के इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ कि वुमेन को फाइनली फ्रीडम मिलने वाला है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, वो कह रही है रात बहुत फ्रेश है और मून बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, एक बहुत बड़े स्काई में तो बिल्कुल खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइसेस इनटू द रूम, स्मेल ऑफ लीव्स, जो पत्तियों की खुशबू है और जो लाइकेन की खुशबू है, वो खुशबू जो है मेरे कानों में आ रही है कुछ आवाजों की तरह जो गूंज रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस, वो एक एटमॉस्फेयर बना रही है, एक सुंदर एटमॉस्फेयर बता रही है। कोई भी अगर आप पोएम देखोगे ना उसमें नाइट नहीं दिखाया जाएगा, नाइट को तो काला अंधेरा डार्क दिखाया जाता है, सुबह को अच्छा दिखाया जाता है, बट हमारी पोएट्स कह रही है नहीं, ये जो काली रात है वो उसको फ्रेश कह रही है, वो कह रही है जो चांद है वो उसको ब्यूटीफुल कह रही है, उस काली रात की जो आसमान है वो उसको फ्रेश कह रही है। वो कह रही है आज जब ये हमारी वुमेन जो है जितने भी संघर्ष ये कर रही है वो पीछे रह के कर रही है, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, उन्हें बहुत ब्लैकनेस, बहुत डार्कनेस उन्हें अभी झेलनी पड़ी होगी, बट ये डार्कनेस और भी फ्रेश है क्योंकि कल को ये उनके लिए एक नया सुबह लेकर आएगी। ठीक है, तो कह रही है नाइट इज फ्रेश, मुझे ये नाइट बहुत फ्रेश लग रही है कि एटलीस्ट दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, सारी की सारी औरतें कुछ संघर्ष कर रही हैं। होल मून शाइन कर रहा है, जो चांद है वो शाइन कर रहा है उनके ऊपर, जो स्काई है वो बिल्कुल ओपन है यानी कि फ्रीडम शो करता है ये। एंड द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यहाँ पे इसका मतलब है स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन का डिफरेंट वुमेन की कहानियां जिन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले और वो सोसाइटी में अच्छा कोई काम करा उन्होंने, जिन्होंने दूसरी औरतों के लिए कुछ प्रोटेस्ट करे और दूसरी औरतों के लिए बदलाव ले पाई। तो घर बैठी औरतों को वो कहानियां सुनने को मिलती है ना कि उन्होंने ऐसा करा, उनकी वजह से आज हमें ये राइट मिला, उनकी वजह से हमें ये राइट मिला है। तो वो यही कह रही है कि वो स्मेल, वो बातें, वो कहानियां जो है हम घर बैठी औरतें सुनती हैं और हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, अब वो कह रही है मेरे दिमाग में बहुत, मेरे जो कान है उनमें बहुत विस्पर्स आ रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं। वो आवाजें किसकी है? सोसाइटी की। सोसाइटी बोलती रहती है ना ऐसा मत करो, ये मत करो, ये कैसी लड़की है, वो कैसी लड़की है। जैसे भोली चैप्टर तक में हमने पढ़ा था कि भोली जब बोलती है तो उसको वो आंटी कहती है, याद है? अभी हमने पढ़ा नहीं, वो तो जाके पढ़ना, सेकंड बुक का चैप्टर है कि बेटा तुम हकलाती थी, वो तब कोई उसका साथ नहीं देता था, जब वो बोलती है तो बूढ़ी आंटी उसको डांटती है। तो वो वही विस्पर्स है कि जो दुनिया बोलती रहती है, वो कह रही है आज तो सब बोल रहे हैं बट कल को जब वुमेन सामने आ जाएंगी तब सब चुप हो जाएंगे। अगर ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कह रही है कि आज तो सारे इंडो प्लांट जब बाहर जा रहे हैं ना तो बहुत फुसफुसा रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, बट कल जब ये बाहर पहुंच चुके होंगे फॉरेस्ट के अंदर तब कोई आवाज आएगी नहीं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो कहते देखो शीशा टूट रहा है। यहाँ शीशे का मतलब घर की खिड़की का शीशा मान लो जिससे पेड़ बाहर निकल रहा है, या फिर सोसाइटी का शीशा जो पर्दा कर रखा था, जो बॉन्डेजेस लगा रखी थी वुमेन के ऊपर, वो कहेंगे वो टूट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, तो वो कहेंगे ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ऐसा थोड़ी है कि ट्रीज जो इंडोर प्लांट जो बंद कर रखे एकदम से बाहर चले जाएंगे चल के बिल्कुल फ्लैग में, नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, उन्हें आदत नहीं है। वैसे ही वुमेन थोड़ी सी लड़खड़ाई गिरी बट कैसे भी करके वो वहां तक पहुंच गई, बाहर वो आई है। The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. अब जैसी वुमेन भाग गई सोसाइटी में या ट्रीज जब भाग गए सोसाइटी में तो उनका वेलकम हुआ, वुमेन का भी वेलकम हुआ बाय द अदर पीपल एंड ट्रीज का भी वेलकम हुआ बाय द नेचर। तो वो कहते हैं जैसे ट्रीज या वुमेन बाहर पहुंचे, विंड रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने आई, और मून जो है वो टूट गया। कैसे टूट गया? एक मिरर की तरह टूट गया। किसकी वजह से टूट गया? एक बड़े से ओक ट्री की वजह से मिरर जो है टूट गया, वो भी जो हमारा मून है वो टूट गया, वो भी उनका वेलकम कर रहा था। बेसिकली वो क्या कहना चाह रही है? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक ट्री ना एक बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग सा ट्री होता है। वो कहते हैं उस रात को हवाओं ने स्वागत करा वुमेन का, यानी कि पूरी दुनिया ने स्वागत करा वुमेन का, हवाओं ने स्वागत करा ट्रीज का। और क्या है? ओक ट्री को ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को आप सिंबल मान सकते हो ओक ट्री का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्वागत करा वुमेन को। तो वो कह रही है कि ओक ट्री जो है वो सामने से है और उसके पीछे क्या है? चांद है। तो ओक ट्री के पीछे जब चांद आया तो उसका जो है वो स्कैटर हो गया, पूरी की पूरी चांद की रोशनी कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ऑब्वियसली जब ट्री सामने आ जाएगा तो चांद की रोशनी फैल जाएगी ना, बिल्कुल। तो वैसे ही वो कह रही है कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। ओक ट्री यानी कि सारे मेल हो गए और चांद जो फिर फेमिनिन ब्यूटी का एक तरीके से चांद जो है प्रतीक होता है। तो हर कोई जो है वुमेन का स्वागत कर रहा है इस नए वर्ल्ड में, जहाँ पे वुमेन को सभी राइट्स मिले, जहाँ पे वुमेन को फ्रीडम मिले, तो वहाँ पे पूरा वर्ल्ड उनको वेलकम करा है। और अगर आप ट्रीज का देखो तो जो छोटे छोटे ट्रीज घर से बाहर निकल के आए हैं उनका स्वागत कर रहा है ओक ट्री, और ओक ट्री के सर पे कौन है? चांद है, बिल्कुल उसके ताज की तरह। ठीक है, तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। इस पोएम की सभी अब मैं आपको वर्ड मीनिंग कराती हूँ। तो लास्ट स्टैंजा से फर्स्ट स्टैंजा तक की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ओक मतलब एक ट्री का नाम है, फ्लैश मतलब है शाइन, रश मतलब है हरी करना, स्टम्बलिंग मतलब वॉकिंग अनस्टेडी यानी कि लड़खड़ा के चढ़ना, साइलेंट मतलब क्वाइट, और विस्पर्स मतलब जैसे फुसफुसा के बोलना, हशिंग वॉइस में आपको बोलने को हम विस्पर्स कहते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? वो जो पैचेस लगे होते हैं ना ट्री टर्म पे, वो हो गए। डिपार्चर मतलब जाना, छुट्टी का समय मतलब जैसे होता है। स्कैर्सली मतलब होता है हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हाफ डेज पेशेंट जो थे, मतलब कि हाफ अस्लीप जिसमें पूरी जान नहीं हो। शफलिंग मतलब होता है स्लोली ड्रैग करना विदाउट एनी मोशन, मतलब कि शफल। ठीक है, मोशंस तो हो रहे हैं बट जो है ऐसे पैर को खिसका के चलने को शफलिंग कहते हैं। ठीक है, बाउस क्या होती है? लॉन्ग ब्रांचेस जो होती है ना इसकी बड़ी बड़ी टहनियां, उन्हें बाउस कहते हैं। क्रैम्प मतलब श्रंक, जो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है, छोटी हो जाती है वो। एक्सर्शन प्रेशर, स्टिफ मतलब हार्ड। ट्विग्स मतलब जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती है ना ट्री की, जो छोटी छोटी नई नई टहनियां निकल रही होती है, छोटी छोटी, उन्हें ट्विग्स कहते हैं। स्ट्रेन मतलब होता है कुछ एफर्ट डालना, वरांडा घर के बाहर की जगह। डिसएंगेज मतलब होता है गेट फ्री, ये लिखा था ना कि रूट्स काम करिए खुद को डिसएंगेज करने का। डिसएंगेज मतलब होता है फ्री। एम्प्टी मतलब खाली, और बरी मतलब होता है किसी चीज को कवर करना। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। आसान है पोएम। क्या है उन्होंने बताया है हमें सिंपल कि किस तरीके से वुमेन ने, जैसे ट्रीज ने कहा ना, ट्रीज ने खुद को डिसएंगेज करा, शीशे तोड़े और फिर किस तरीके से बाहर निकली पेशेंट की तरह ट्रीज हमारे, तो वैसे ही वुमेन ने भी बहुत संघर्ष करा तब जाके वो वर्ल्ड में बाहर आई है एंड फिर फाइनली वर्ल्ड ने भी उन्हें एक्सेप्ट करा। और इसी तरीके से अगर आप खाली इंडोर प्लांट्स की बात करो तो इंडोर प्लांट्स बाहर गए बहुत मुश्किलों से खुद को बचा के रूफ के नीचे, और फिर वो फाइनली बाहर चले गए तो उनको सबने उनका स्वागत करा। तो विद दिस पोएम एंड होती है। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड करे, पॉजिटिव डिवाइसेस भी समरी भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hi everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की एक बहुत लंबी सी पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन।
तो ये पोएम देख के बच्चे डर जाते हैं, भैया क्या चाहिए पेज की पोएम है ये, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। बच्चा पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा क्या है ये, बच्चों की नर्सरी की राइम से भी आसान पोएम, इतनी प्यारी सी पोएम है ये। तो चलो शुरू करते हैं हम इसको। नाम क्या है इसका, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। इसमें क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम है बेलिंडा, और ये जो बेलिंडा है इसका भैया लाइफ, बड़ी अलग सी लाइफ इस बेलिंडा की। इसके पास अपनी एक रेड कलर की ऐसी वैगन है, ऐसा ट्रक सा है इसके पास में रेड कलर का, और इसके पास में अपना पेट डॉग भी है, अपना पेट किटन भी है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी है, पेट चूहा भी है, और इसके पास एक पेट ड्रैगन भी है, मतलब इस पे असली का ड्रैगन है अपना। अब एक दिन क्या होता है, इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक पायरेट आ जाता है, ठीक है। इस बेलिंडा के घर में उसे अटैक करने के लिए एक पायरेट समुद्री लुटेरा आ जाता है। तो हम जानेंगे कि तब कैसे ये डील करती है उस समुद्री लुटेरे को, और क्या मदद इसके पेट्स करेंगे उस समय पे। बहुत ही आसान सी, बहुत क्यूट सी पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बेलिंडा lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse। तो बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है, वो एक सफ़ेद रंग के छोटे से घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा सा काला सा किटन है उस पर, और लिटिल ग्रे कलर का माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक येलो कलर का छोटा सा डॉग भी है, और रेड कलर की छोटी सी वैगन मतलब बच्चों की ट्रक टाइप की गाड़ी भी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और रियलियो ट्रूलियो सच्ची का, रियलियो मतलब है यहाँ रियल, और ट्रूलियो मतलब है यहाँ ट्रू। तो रियल और ट्रू को ना ऐसे गाने के फॉर्म में, ये पोएम एक लिरिकल पोएम है, ये एक बैलेड है, तो इसलिए इसको राइमिंग स्कीम बनाने के लिए लिखा गया है रियलियो ट्रूलियो। तो उसके पास क्या है, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल, छोटा सा एक पेट ड्रैगन भी है भाई इस पे, बेलिंडा पे। चलो भैया आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, उसका जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ग्रे कलर का छोटा सा चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो लिटिल येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, जो ड्रैगन है वो बड़ा कायर है। अब आप सोचो, ड्रैगन तो फेरोशियस होते हैं ना, आग निकालते हैं मुंह से, इतने बड़े बड़े उनके पंजे पैर होते हैं, उड़ते हैं वो ये इनका ड्रैगन कायर है, डरपोक है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो उस ड्रैगन का नाम क्या है, कस्टर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन। तभी चैप्टर का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड द ड्रैगन के बड़े बड़े जो है दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और वो ऐसे जैसे स्पाइक्स होते हैं ना ड्रैगन के ऊपर, ऐसे नुकीले चाकू जैसे वो हैं, और स्केल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, माउथ कैसा है, फायर प्लेस जैसा, चिमनी फॉर अ नोज, माउथ में से आग निकलती है उसके, और नाक में से धुआं निकलता है, जस्ट लाइक अ चिमनी। एंड रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोस, डैगर्स मतलब होता है चक्कू, तेज धार वाले चक्कू, और उसके जो नाखून है ना पैर के, टोज के जो नाखून है उसके, वो कैसे हैं, डैगर्स जैसे हैं बिल्कुल, यानी कि रियल है, बिल्कुल ट्रू है, और बिल्कुल एक नुकीले चाकुओं जैसे हैं। चलो भाई, बड़ा ही फेरोशियस सा दिखने में तो इसका ड्रैगन, कुछ मैंने एक फ़ोटो लगाई है, दिखने में ड्रैगन बहुत ही खतरनाक सा कुछ ऐसा सा है स्पाइक्स के साथ में। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम अपनी इस पोएम को। हम आ गए अपने फोर्थ स्टैंजा पे। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एस बैरल फुल ऑफ बियर्स, अब जो बेलिंडा है वो बहुत ब्रेव है, इतनी ब्रेव है जैसे बहुत सारे बैरल्स, मतलब होता है वो जो गोल गोल से ऐसे ड्रम से नहीं होते, और बैरल फुल ऑफ बियर्स, आप समझ लो कि बहुत सारे ड्रम ले लो बड़े बड़े ब्राउन कलर के, और उन ड्रम के अंदर आप भालू भर दो, इतनी ज़्यादा ताकतवर है वो जितने बहुत सारे भालू मिलकर भी नहीं होते होंगे। बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है, यहाँ बियर वो वाली बियर मत समझना, बियर का बैरल जिसमें बियर स्टोर करके नहीं, बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब बड़े बड़े भालुओं जितने बड़े बैरल से भी ये जो है ज़्यादा ताकतवर है बेलिंडा। एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक ब्लिंक इसका जो चूहा है और जो इसकी बिल्ली है वो इतने ताकतवर है कि अगर घर में शेर आ जाए ना तो उसे भगा देते हैं, वो भाग के शेर चला जाता है, इतने ताकतवर इसके चूहा और इसकी बिल्ली है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड जो इसका डॉगी है वो इतना ब्रेव है जितना टाइगर गुस्से में ब्रेव होता है ना वैसा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट कस्टर्ड बहुत डरपोक है, हर समय कहता है मुझे मेरा पिंजरा दे दो, मुझे तो पिंजरे में बंद रहना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, टिकल्ड मतलब होता है गुदगुदी करना,
बेलिंडा हर समय जो हमारा वो जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसको टिकल गुदगुदी करती है और अनमर्सीफुली, यानी कि वो इतना इरिटेट हो जाता है पर तब भी नहीं रुकती है, गुदगुदी करती रहती है उसको। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और जो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, चूहा, बिल्ली और डॉगी, वो उसको क्या बोलते हैं कि तू परसीवल है, रूडली उसे बोलते हैं अरे तू तो परसीवल है। अब आप सोचोगे परसीवल कौन है, तो परसीवल एक फेमस जो है आप मानो नाइट था, और वो यानी कि एक सोल्जर टाइप था, ठीक है। अब वो ना बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा वो जो है जंगी था, वो एक जंग लड़ने वाला था परसीवल। वो ना बहुत ताकतवर था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसको बहुत आर्ट आती थी, युद्ध करने की कला बहुत अच्छी आती थी। बट जब वो युद्ध के मैदान पे गया तो वो डर गया और उसने युद्ध नहीं किया, ठीक है, डरपोक निकला वो। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था कि ये जो ड्रैगन जो है उसको, जो इसके सारे दोस्त थे, ये जो इंक हो गया, ब्लिंक हो गया, वो उसको चिढ़ाते थे कि तू तो परसीवल है, दिखने में तो तू इतना डरावना है, तेरे को जो है इतने स्पाइक्स है, तेरे मुंह में से आग निकलती है, बट है तू बिल्कुल डरपोक परसीवल जैसा, ठीक है। They all sat laughing in a little red wagon at the really or truly cowardly dragon। और तीनों वो जो लाल रंग का ट्रक था, जो वैगन थी बेलिंडा की, उसमें सब बैठ जाते थे और उसको रिलियो ट्रूलियो को, सच्ची के ड्रैगन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, कहते थे तू तो बहुत डरपोक है, ठीक है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। बेलिंडा गिगल्ड मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे बच्चे हंसते ना की करके, वैसे बेलिंडा हर समय हंसती रहती थी जब तक पूरा घर ना हिल जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो चूहा है वो भी हंसता है वीक वीक कह के, और वीक मतलब क्या है, चूहे का हंसता। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। इंक और मस्टर्ड उसे पूछते थे तेरी एज क्या है, तेरी एज क्या है। जब भी कस्टर्ड कहता था ना मुझे मेरे केज में जाने दो, मुझे मेरे को केज में बंद रहना पसंद है, जब भी वो ऐसे कहता था तो मस्टर्ड और इंक जो है उसका मजाक उड़ा के कहते थे तू बच्चा है क्या, कितने साल का है तू, ठीक है। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। अब सडनली क्या होता है उनके घर में, उन्हें एक नास्टी मतलब शैतानी सी आवाज़ आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड अराउंड। ग्राउंड मतलब मस्टर्ड गुर्राता है, वो डॉग है ना, और सब इधर उधर देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक, म्याऊ बोलती है इंक। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी डर जाती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि सामने से उनकी विंडा में से एक पायरेट आ रहा था। विंडा मतलब क्या है यहाँ पे, विंडो से। ये पोयम को एक सॉन्ग टाइप में लिखा है, तो इसलिए सॉन्ग की लय बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए यहाँ पे विंडो को लिखा है विंडा। तो एकदम से वो लोग डर जाते हैं क्योंकि विंडा में से एक पायरेट आ रहा होता है, समुद्री लुटेरा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, तो पिस्टल है उसके हाथ में। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में क्या है, एक ब्लेड है। His beard was black, one leg was wood। काले रंग की बियर्ड है और एक टांग किसकी लकड़ी की है। It was clear that the pirate meant no good। और पायरेट को देख के पता चल रहा था कि वो किसी भले काम के लिए यहाँ पे नहीं आया है, जो पायरेट है। आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा paled and she cried for help। बेलिंडा पायरेट को देख के डर जाती है और कहती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। वो बेलिंडा जो बियर से भी, भालू से भी ज़्यादा ताकतवर थी, वो डर जाती है और कहती है हेल्प। और वो मस्टर्ड जो है टाइगर से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो कहता है मुझे डर लग रहा है, वो टेरिफाइड हो जाता है और येल्प करते हुए, जैसे डॉग डर के जैसे वो विम्पर करते हैं ना, वैसे करके भाग जाता है येल्प करके, ठीक है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है डर के मारे इस पायरेट को देख के घर के सबसे नीचे जाके छुप जाती है, बिल्ली जो है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा चूहा ब्लिंक है वो स्ट्रैटेजी बनाता है क्या करूं, और जो वो जैसे जेरी जैसा घर होता है ना, माउस होल्ड जैसा, वहां जाके छुप जाता है। बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब अकेले बेलिंडा पहुंच गई ना पायरेट के पास में, पायरेट मारने आया था बेलिंडा को। बट जैसे ही वो ये सब हो रहा होता है, सारे दो भाग गए, वो तीनों जो अपने आप में बहुत बनते थे वो तो भाग गए। तो क्या होता है, अब जंप्ड कस्टर्ड भागता हुआ आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि इंजन आती है ना, ट्रेन का इंजन आता है, आवाज़ लगाता हुआ, हॉर्न मारता हुआ, वैसे ही। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजन। और जब वो आता है उड़ता हुआ कस्टर्ड, तो उसकी जो पूंछ थी वो ना वहाँ के विंडो की दरवाज़ों पे इधर उधर जहाँ पे भी टच होती है, तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती है, क्लैश होती हुई उसमें से ज़ोर ज़ोर की ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि जब आप लोहे की रॉड जो है, रॉड से जैसे आप दोनों की एक जेल का दरवाज़ा है, ठीक है, उस पर अगर आप एक डंडा लेके ऐसे चलाओगे तो क्लैश की आवाज़ आएगी ना। डंजन के अंदर, डंजन होते हैं प्रिजन सेल को, जेल को ही डंजन बोला जाता है। तो डंजन्स के अंदर ऐसे लोहे की रॉडें लगी होती हैं दरवाजे बंद करने के लिए। अगर आप उस पर जो ऐसे करके अगर कुछ चलाओगे तो आवाज़ आती है टंग 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 टंग। तो वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, जब वो उड़ के आ रहा है तो उसकी
पूंछ में से ऐसी आवाज़ आ रही है, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वम, यानी कि वो आवाज़ें आ रही हैं जब वो उड़ के आ रहा है तो। He went on a pirate like a robin at a worm, और फिर वो जाता है इस पायरेट के ऊपर और उसको ऐसे झपट्टा मारता है जैसे रॉबिन बर्ड जो है वॉर्म को मारती है। रॉबिन एक बर्ड है, वॉर्म जैसे वो कीड़े खाती है ना बर्ड्स, वैसे जैसे एक बर्ड जब आसमान से कीड़े को देखती है और कीड़े को जाके ऐसे झपट्टा मारती है, वैसे ही वेंट एट पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, अब जैसे ही ये पायरेट बेलिंडा के ड्रैगन को देखते तो हैरान हो जाते, भाई इस बच्ची पे अपना ड्रैगन है। तो गेप्ड मतलब क्या होता है गाइस, गेट मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे देखना बिना मूव करे, ऐसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एंड गल्प सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो जैसे ही जो पायरेट है उसने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो वो अपने जो है पॉकेट में से जो है वो निकालता है एक फ्लैगन जिसमें शराब रखी जाती है ना, उसको फ्लैगन कहते हैं। और उसमें से ग्रॉज मतलब क्या है, वो एक ड्रिंक होती है, एक टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको गल्प करता है। गल्प मतलब क्या होता है, पीता है उसको एकदम से। तो गल्प मतलब क्या होता है, ड्रैंक करना कुछ भी एकदम से। ग्रॉज एक टाइप की वाइन है और फ्लैगन वो होता है जिसमें जो है आप स्टोर करके रख सकते हो अल्कोहल। तो यहाँ वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फिर वो थोड़ी सी अल्कोहल पी के, वाइन पी के क्या करता है, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, 2 गोलियां चलाता है अपने पिस्टल में से, बट थैंक गॉड वो बेलिंडा और जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसे नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉपल्ड हिम एवरी बिट, और फिर जब इसने गोली चलाई तो कस्टर्ड आता है और उसे गॉपल कर जाता है। गॉपल मतलब स्वैलो कर जाता है, खा जाता है भाई वो पायरेट को, पूरा पायरेट को वो निगल जाता है, खा जाता है हमारा कस्टर्ड पूरा एंटायर। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड एंड मस्टर्ड लिक हिम, यानी कि बेलिंडा उसको फिर गले लगा लेती है प्यार से ड्रैगन को, कस्टर्ड को, और मस्टर्ड आके उसको प्यार करने लगता है। नो वन वोट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी पायरेट के लिए दुख नहीं होता कि भाई पायरेट मर गया है, खा गया उसको कस्टर्ड, ना किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंक एंड ब्लिंक ग्ली इन ग्रेट, इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट। ग्ली मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, और ग्राइट मतलब होता है डांस करना गोल गोल चक्कर खा के। तो इंक और ब्लिंक यानी कि जो चूहा और जो वो थी ना, जो उसकी वो है बिल्ली है, वो इतने खुश हो जाते हैं, ग्ली मतलब जॉय में होते हैं, इतने खुश होते हैं दैट वो ग्रेट करते हैं, यानी कि गोल गोल घूम घूम के नाचने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के पास में जो पायरेट को खा गया था। बट पहले तो थोड़ा सा डांस करते हैं, जो है कस्टर्ड को खुश होते हैं, कस्टर्ड को प्यार करते हैं, उसके बाद एकदम से क्या होता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, फिर सडनली जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है येलो कलर का, वो क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मैं तो ना जो कस्टर्ड ने कराया ना उससे भी 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता, बस अगर मैं फ्लस्टर्ड ना हो गया होता। फ्लस्टर मतलब होता है अगर मैं नर्वस ना हो गया, तो वो तो उसमें मैं नर्वस हो गया इसलिए मैं भाग गया, वरना तो मैं मस्टर्ड से ज़्यादा ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर एकदम से इंक भी कहता है और ब्लिंक भी कहता है, वी वुड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और फिर वो कहते हैं इंक और ब्लिंक कि भाई हम ना इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं, और कस्टर्ड कुछ उन्हें जवाब नहीं कहता है, कस्टर्ड अग्री करता है उनसे और कहता है दैट यस एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। इवन तो कस्टर्ड ने खुद देखा कैसे सब दुम दबा के भाग गए थे बेलिंडा को छोड़ के, बट वो कहते हैं हाँ तुम सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी उसी वाइट कलर के हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उसी ब्लैक किटन के साथ और उसी ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल डॉग, लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन, लिटिल येलो डॉग के साथ भी और लिटिल रेड वेगन के साथ भी, एंड रियल योर ट्रू योर लिटिल रेड ड्रैगन, ठीक है ड्रैगन भी है उसके पास में। बेलिंडा इज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, अभी भी बेलिंडा बहुत ब्रेव है बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह, एंड और इंक और ब्लिंक अभी भी लायंस को भगा देते हैं स्टेयर्स तक। मस्टर्ड अभी भी उतना ही ब्रेव है जैसा टाइगर होता है रेच में, बट कस्टर्ड अभी भी रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केज। ये पोयम होती है एंड लिखी है ऑगडन नाश ने। तो लास्ट के जो 2 स्टैंजाज है ना, वो फर्स्ट 2 स्टैंजाज से ही मिलते, जो सेम ही है मतलब। अब इस पोयम का मतलब क्या है भाई, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शिखियाँ मारते हैं, बहुत बनते हैं अपने आप को, बट उनके अंदर हिम्मत कुछ नहीं होती है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस ये कहते हैं मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा। और कुछ लोग होते हैं जो अपने
कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे कि कस्टर्ड ड्रैगन है, उसे केज में रहना पसंद है, बट वो है बहुत ताकतवर, बट उसके ना वो ऐसे अपने आप की तारीफ़ें नहीं करता, अपने आप को ऐसे प्राउड नहीं करता, अपने आप की टशने नहीं मारता है वो। इवन दो जब उसको ऐसा दिखाया गया, उसने खाया पायरेट को और फिर भी इंक ब्लिंक आके कहते हैं नहीं हम तेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो भी वो चुपचाप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कहता है हाँ ठीक है तुम ज़्यादा हो, और अपने केज में चल जाता है। ये चीज़ हमें लाइफ में सीख दे रही है दैट हमें लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बनेंगे एंड अंडरनेथ हमें पता है दैट वो इतने केपेबल नहीं है, बट हम उनसे बहस करें, आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उनकी हाँ में हाँ मिलाओ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपको जो है ना, जो एक पोएम से ये जो है एक मैसेज दिया गया है दैट लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और बेलिंडा जैसे, जो दूसरों को तंग करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं, बट जो है उनसे बहस करना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना भी हमारे लिए सही नहीं है। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या सिखाई गई है कि कभी भी किसी को उसकी लाइफ के प्रेफरेंसेस पे ना तंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि कस्टर्ड ड्रैगन है, उसे ना पिंजरे में रहना पसंद था, चुपचाप शांत जाके बैठना पसंद था, इसलिए बेलिंडा इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये चीज़ हमें सीख देती है लाइफ में कोई कुछ भी पसंद कर सकता है, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब हमें भी बुरा लगा ना, जब बेलिंडा का हमने सुना कि वो उसको गुदगुदी करती है बहुत ज़्यादा, कस्टर्ड ड्रैगन को, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको तंग करते हैं, हमें भी बुरा लगा। तो वैसे ये चीज़ हमें बताई जा रही है कि लाइफ में हर इंसान की अलग प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को किसी तरीके से रहना पसंद हो, किसी को किसी तरीके से रहना पसंद हो, तो उनके प्रेफरेंसेस पे हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें नैग नहीं करना चाहिए, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो विद दिस ये सिंपल सी पोएम होती है एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में से इसमें, चलो एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लो आप लोग। यहाँ पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स गिवन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है सभी वर्ड मीनिंग्स जो पोस्ट कर दूंगी, मतलब पेस्ट कर दूंगी आई मीन टू से। वैसे तो मैंने सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को गाइस बता ही दिए हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्लस्टर्ड मतलब नर्वस, ऑल दैट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे इसके। तो विद दिस लेट्स एंड दिस पोएम एंड अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है फॉग। बहुत ही छोटी सी क्यूट सी पोएम है, कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो ये रही हमारी पोएम फॉग। इस पोएम में क्या बताया गया है, इस पोएम में बताया गया है हमारे को सर्दियों का वो सिनेरियो जब आता है सुबह सुबह फॉग। फॉग क्या होता है, कोहरा, ठीक है। कोहरा कब आ जाता है हम में से किसी को एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता, बट जब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उठते तो दिखता है कि हर जगह एक ब्लरी सा विजन होता है और फॉग आ चुका होता है। क्या सुनाई, जैसे बादल आते हैं ना, बहुत तेज़ बारिश आने वाली होती है तो मौसम ऐसा बन जाता है, पता चल जाता है बारिश आएगी, बादल गरजते हैं, पानी आता है, आवाज़ें आती है, पता चल जाता है। बट क्या कोहरे का आने का, फॉग के आने का किसी को पता चलता है? नहीं। और कब फॉग चला जाता है ये भी पता नहीं चलता। जैसे ही धूप निकलती है फॉग गायब हो जाता है, सारा कोहरा जो होता है वो हट जाता है, उसके जाने का भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे पोएट हमें समझाएंगे कि फॉग बहुत हल्के से आता है और हल्के से चला जाता है, पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड होके आता भी और चला भी जाता है। और ऐसे ही एक और क्रीचर होता है जो जब चल के आता है और चला जाता है तो पता नहीं चलता। वो कौन सा क्रीचर है? कैट। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसा फॉग आता है और चला जाता है पता नहीं चलता, वैसे ही जब कैट चलती है ना तो ऐसा कहा जाता है कि जब बिल्ली चलती है ना तो कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उनके जो पॉज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, जो पैर होते हैं बिल्लियों के, वो फर लगा होता है उनमें, और वो बहुत धीरे धीरे चलती है। आप खड़े हो, बिल्ली पास में से निकल के चली जाएगी, अगर आपका ध्यान नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ इस पोएम में उन्होंने नेचर के एक एलिमेंट फॉग को कंपेयर करा है एक कैट की मूवमेंट से। जैसे कैट चल के आती है धीरे से और इंसान को पता नहीं चलता, वैसे ही फॉग आता है सुबह सुबह, शहर के ऊपर बैठ जाता है एक चादर सी बना के और चला जाता है कब, पता ही नहीं चलता। सो लेट्स स्टडी द पोएम। वो कहते हैं द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, यानी कि फॉग कैसे आता है, लिटिल कैट फीट पे आता है। तो उन्होंने फॉग के चल के आने को किससे कंपेयर करा है, एक बिल्ली के चल के आने से। जैसे बिल्ली धीरे धीरे चल के आती है, बिल्ली के चल के आने से उन्होंने फॉग के आने को कंपेयर करा है। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। फिर उन्होंने क्या कहा कि जब फॉग चल के आता है तो it sits looking over harbor and city on silent haunches, और जब कोहरा आता है तो वो क्या करता है, वो बैठ जाता है, धीरे से बैठ जाता है पूरे शहर के ऊपर। यहाँ सिटी मतलब शहर है, हार्बर मतलब होता है जहाँ पे वो एरिया होता है ना, पानी होता है, वहाँ शिप्स लगे होते हैं, शिप में जो है गुड्स लोड्स होते हैं और वहाँ से शिप चला जाता है, बंदरगाह जो होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं फॉग आता है धीरे धीरे बिल्ली की पाँव पे, यानी कि बिल्ली की तरह धीरे धीरे चल के आता है, बैठता है,
आराम से बैठ जाता है सिटी के ऊपर और देखता है सिटी को और हार्बर को, ठीक है, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जो अपने हॉन्चेस पे बैठती है। हॉन्चेस मतलब क्या होता है गाइस, घुटनों के बल बैठना। कभी आप बिल्ली को देखोगे ना, कई बार बिल्लियां ना ऐसे घुटनों के बल बैठती हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इसे कहते हैं हॉन्चेस पे बैठना। हम भी कई बार कभी नीज फोल्ड करके बैठते, कभी हॉन्चेस पे बैठते, तो वो कहते हैं जैसे बिल्ली हॉन्चेस पे बैठ के इधर उधर देखती है, वैसे ही ये फॉग आता है, बिल्ली की तरह ही हल्के से बैठ जाता है और बहुत देर तक सिटी और हार्बर के ऊपर रहता है, एंड देन मूव्स ऑन। और उसके बाद क्या है, थोड़े समय बाद फॉग चला जाता है। और कई बार आप देखोगे बिल्लियाँ भी ऐसी करती है, अपने में मगन रहती है, आएंगी बैठेंगी चली जाती है। तो उन्होंने फॉग के मूवमेंट को किससे कंपेयर करा है, फॉग के आने को, कोहरे के आने को उन्होंने कंपेयर करा है एक बिल्ली की मूवमेंट से, कि बिल्ली जैसे धीरे धीरे चल के आती है और फिर ऐसे घुटनों के बल बैठती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, वैसे ही फॉग आता है, दुनिया को पता भी नहीं चलता सुबह सुबह, और धूप निकलते ही थोड़ी देर में ही चला जाता है। अब यहाँ आप सोचोगे क्या मतलब है, क्या सेंस है कोई इस पोएम का? हाँ, तो एक सेंस है इस पोएम का और एक बहुत गहरा मीनिंग ये है कि पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ के ट्रबल्स होते हैं ना, जो परेशानियाँ होती हैं, उनको हमें फॉग जैसा समझना चाहिए, कि जैसे कि फॉग अगर आया है तो जाएगा ज़रूर। फॉग आता है, पूरे आसमान में कोहरा आ जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ ब्लर दिखता है, ऐसा लगता है भाई आगे जाएंगे कैसे। वैसे ही हमारी लाइफ में भी ट्रबल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं और हमारे ऊपर आके बैठ जाती है, जैसे फॉग आके बैठ जाता है ना हॉन्चेस पे कैट की तरह सिटी के ऊपर, हार्बर के ऊपर, वैसे ही कई बार बुरा वक्त और परेशानियाँ हमारे ऊपर आके बैठ जाती हैं। तब हमें बहुत ब्लर ब्लर दिखता है, तब हम सोचते हैं अरे क्या करे क्या ना करे। बट पोएट हमें यहाँ पे विश्वास दिला रहे हैं कि जैसे फॉग चला जाता है थोड़ी देर में साइलेंटली, वैसे ही आपका ट्रबल्स, आपके लाइफ का बुरा वक्त भी ज़रूर एक दिन चला जाएगा। तो हमें अपनी होप, अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जैसे कि फॉग आता है और चला जाता है, वैसे ही परेशानी अगर आएंगी तो जाएंगी ज़रूर। तो ये था सिंपल सा और इतना डीप मीनिंग इस सिंपल सी छोटी सी पोएम का, जिसका नाम है फॉग। फॉग क्या होता है, इट इज़ अ थिक क्लाउडी जो पूरा का पूरा आसमान में बन जाता है। आप देख लो वर्ड मीनिंग, ठीक है। हार्बर मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे जो है शिप वगैरह रुकते हैं, और हॉन्चेस मतलब सिटिंग विद नीज बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी ये सिंपल सी पोएम फॉग। अभी इसकी राइम स्कीम, वर्ड मीनिंग और कैसे, वर्ड मीनिंग तो बताती है, राइम स्कीम और जो है किस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस पोएम में से, उसके लिए जो है आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, लिंक्स आर गिवन, नोट्स का लिंक प्रॉपर गिवन है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक की आखिरी पोएम फॉर एन ग्रेजरी, जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। ये पोएम में जो है एन ग्रेजरी के बारे में हम पढ़ेंगे। एन ग्रेजरी एक लड़की है जो बहुत ब्यूटीफुल है और उसके येलो कलर के सुंदर सुंदर बाल हैं, ठीक है। अब इस पोएम में कॉन्वर्जेशन दिखाई जाएगी एन के बीच में और एक इंसान के बीच में, एक लड़के के बीच में। शायद वो लड़के हमारे पोएट ही हैं। वो उसको समझाते हैं, एन देखो, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसे नहीं चाहती हो और उसका दिल टूट जाए, तो ये मत सोचना उसका दिल इसलिए टूटा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए, कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम बहुत अच्छे से रहती हो, तुम बात अच्छे से करती हो, तुम बहुत इनर ब्यूटी पे तुम्हारे ना, उसे कभी ऐसा नहीं लगेगा और ये एन जैसी लड़की ने मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करी। नहीं, उसे बुरा सिर्फ एक बात का लगेगा कि यार एन इतनी सुंदर है, उसकी येलो येलो बाल है इतने सुंदर सुंदर, वो अगर उसका दिल टूटेगा ना तो सिर्फ इसलिए कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसकी फ्रेंड नहीं है। कभी भी कोई भी तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए कि तुम कैसी इंसान हो प्यार नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हारे बाल, तुम्हारा फेस और तुम्हारे लुक्स पे तुम्हारे को प्यार करेंगे। और अगर तुम उन्हें छोड़ दोगी या तुम उनसे फ्रेंडशिप नहीं करोगी तो वो दुख भी इसलिए होंगे, परेशान भी इसलिए होंगे दैट दे कैन नॉट बी अ फ्रेंड विद अ गर्ल जिसके इतने सुंदर हेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं पोएट उसको समझा रहे हैं, या फिर जो भी लड़के से वो बात कर रहा है उसे समझाया जा रहा है कि ये मत सोचना कि कोई भी लड़का तुमसे प्यार करेगा तो वो तुम्हारी इनर ब्यूटी पे करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ब्यूटीफुल बाल और ब्यूटीफुल लुक्स पे करेगा, ठीक है। फिर एन उसको जवाब देती है, जो पोएट को जवाब देती है कि अच्छा, अगर मेरे बालों से ही प्यार करते हैं लड़के, इसी वजह से कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी इनर ब्यूटी पे नहीं करता, तो मैं अपने बालों का रंग बदल लूँगी, ब्लैक कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी, कैरेट कर लूँगी, यानी कि लाल कर लूँगी। फिर तो एटलीस्ट कोई मेरे बालों को नहीं देखेगा, मेरे अंदर की सोल को देखेगा, मेरे चरित्र को देखेगा, मेरे जो है
मेरे इनर ब्यूटी को देखेगा, मैं कैसे इंसान हूँ इसे देखेगा। तो वो उसे रिप्लाई करते हैं पोएट या जिस भी लड़के से वो बात करें तो कहते हैं हाँ मैंने ना अभी थोड़े दिनों पहले ही, कल की ही बात है, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, एक बहुत ही समझदार आदमी था, उसको कहते हुए सुना था दैट ओनली गॉड, सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ हमारे को हमारे दिल के लिए और हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं। बाकी दुनिया में हर कोई इंसान जो है तुम्हें जज करेगा तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे गेटअप पे। तो एंड में वो उसको मना ही कर देते, कहते नहीं, पूरी दुनिया में ना सिर्फ भगवान ही है, या भगवान के रूप में हमारे पेरेंट्स जो हमें प्यार करते हैं, जो हम असलियत में हैं उसके लिए, हमारे मन के लिए, हमारी इनर ब्यूटी के लिए। बाकी बाहरी दुनिया को सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, ये चीज़ समझाते हैं वो एन को। ठीक है, तो अब मैंने आपको ना पूरी पोएम समझा दी है। अब इन जो इसके वर्डिंग्स है उसको पढ़ने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो जानते हैं एन ग्रेगरी और हमारे पोएट के बीच में क्या बात होती है। तो उसको बोल, ये वाली लाइन्स जो है ये पोएट कह रहे हैं या वो लड़का कह रहा है, और ये वाली लाइन्स कह रही है हमारी एन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है नेवर शैल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts in your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो वो उसे कहते हैं never shall a young man, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई जवान लड़का परेशान बैठा हो, डेस्पेयर मतलब परेशान बैठा हो इसलिए कि तुम उसको छोड़ के चले गई हो, तुमसे अंदर से प्यार करता होगा, वो नहीं, वो परेशान सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो जो ग्रेट हनी कलर्ड लैम्पार्ट्स है ना तुम्हारे ईयर्स पे, वो अब उसके पास नहीं होंगे। ग्रेट हनी कलर्ड मतलब येलो कलर के, और रैम्पार्ट्स मतलब उसके बालों से है, जैसे हमारे बाल होते हैं ना तो वो हमारे कानों को ढक देते हैं। तो वो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल है जो तुम्हारे कानों को ढक रहे हैं ना रैम्पार्ट्स की तरह, वो सिर्फ परेशान होगा कि वो इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर बालों वाली लड़की उसके साथ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। रैम्पार्ट्स मतलब अगर आप लिटरली देखोगे तो जो दुर्ग होता है ना, जो फोर्ट होता है, कोई भी फोर्ट होता है तो उसके आसपास में पूरी तरफ दीवारें लगी होती है। जैसे आप बहुत कोई भी किला पे जाओगे ना, किला तो किले की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, किस लिए? किले को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही वो कह रहे हैं जैसे एम तुम्हारे ये बाल हैं, तुम्हारी ये जुल्फ़े जो है ये तुम्हारे कानों को ढक रखा है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना, जैसे वैसे ही जो है जो ये तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर बाल हैं, इसी पे हर कोई लड़के जो है तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारे यही लुक्स को देख के। और अगर तुम उनके फ्रेंड नहीं बनोगी, तुम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो वो डेस्पेयर में, वो परेशान इसलिए ही होंगे कि वो जो है तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन पाई बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बालों के लिए ही प्यार करेंगे और किसी रीज़न से कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। दे विल ओनली गो फॉर योर एक्सटर्नल लुक्स। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। और इसका दूसरा मीनिंग भी आप लिख सकते हो, डेस्पेयर, प्यार में भी तो इंसान ऐसे ही हो जाता है, पागल सा, परेशान सा। तो वो कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई लड़का अगर तुमसे प्यार करेगा या कोई भी तुमसे प्यार करेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए करेगा, यू योरसेल्फ अलोन, नहीं, वो करेगा तो तुम्हारे येलो कलर्ड हनी हेयर्स जो रैम्पार्ट्स की तरह है तुम्हारे कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको ही प्यार करेगा, ये तो मान लो। और अगर किसी का दिल तोड़ोगी, जैसे किसी को अगर मना कर दिया, तो वो परेशान भी इसलिए ही होगा दैट उसको इतनी ब्यूटीफुल लड़की जो है वो उसकी फ्रेंड नहीं बनी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वो क्या फिर उन्हें रिप्लाई करती है, वो कहती है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me myself alone and not for my yellow। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं पता है क्या करूँगी, मैं अपने हेयर को डाई कर लूँगी एंड कुछ कलर्स लगा लूँगी अपने बालों में, ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक कर सकती हूँ, रेड कर लूँगी, कैरेट जैसा, कैरेट मतलब है यहाँ रेड कर लूँगी, सो दैट जो यंग मैन मेरे से प्यार करना चाहते हैं, तो वो लड़का जो मुझसे प्यार करना चाहते हैं, यहाँ डेस्पेयर का मतलब आप प्यार करना ही समझ लो, क्योंकि प्यार में भी तो ऐसे हो जाते पागल से, ठीक है, परेशान से। मैं इसलिए जो है अपने बालों को रंगूंगी सो दैट जो भी लड़का आए मुझसे प्यार करने के लिए वो मुझे प्यार करे, मी माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। उसको मेरे से प्यार हो जैसी मैं हूँ, मेरी इनर ब्यूटी से प्यार हो, उसे मेरे येलो हेयर से प्यार ना हो। ठीक है, उसे कोई फ़र्क ना पड़े कि मेरे बालों ने ऐसे रैम्पार्ट्स की तरह मेरे कानों को ढक रखा है, नहीं, वो मेरी इनर ब्यूटी से मुझे प्यार करे, तब तो कोई होगा ना ऐसा जो मुझे प्यार करेगा। वो उनको कहती है। तो लास्ट लाइन में वो उसे कहते हैं, हमारे पोएट या जिस भी लड़के से वो बात करती है उसे कहता है आई हर्ट एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday डिक्लेयर। कहता है कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को, एक बहुत धार्मिक इंसान को, एक बहुत बूढ़े बहुत समझदार धार्मिक इंसान को कल रात को कहते हुए सुना था। येस्टर नाइट मतलब जैसे येस्टरडे होता है तो येस्टर नाइट मतलब कल रात को कहते हुए सुना था। उसने डिक्लेयर करा था दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट, उसको ना एक
टेक्स्ट मिल गया, एक किताब मिल गई है, एक रिटन प्रूफ मिल गया है प्रूफ करने के लिए दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि बस भगवान ही है और भगवान रूप में हमारे पेरेंट्स आप मान लो, जो सिर्फ हमें हमारे लिए प्यार करेंगे एंड नॉट आर येलो हेयर, यानी कि हमारे लुक्स के लिए प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बस भगवान ही है जो तुमसे असलियत में प्यार करते हैं, बाकी हर किसी को लुक्स मैटर करेंगे, ये चीज़ वो उसको समझाते हैं। इसके वर्ड मीनिंग डेस्पेयर मतलब सैडनेस, और यहाँ पे डेस्पेयर मतलब आप समझ सकते हो प्यार में सैड होना, धोखा खा के सैड होना, एनीथिंग। रैम्पार्ट्स होती हैं बड़ी बड़ी ह्यूज दीवारें किसी भी कैसल या फिर फोर्ट की, यहाँ पे मतलब है एन के बाल जो उसके कानों को ढक रहे हैं। येस्टरडे नाइट मतलब होता है येस्टर नाइट, ठीक है। लिखी है ये पोएम विलियम बटलर यीट्स ने, और इसके साथ में हमारी पूरी क्लास 10 की इंग्लिश जो है कंप्लीट हो जाती है, पोएम सारी कंप्लीट होती है। तो दिस पोएम वाज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन, व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, तो हमें पता चल गया है वो किस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, और जो है आई थिंक पोएम तो कंप्लीट हो गई है, तो अब हम पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो उसके लिए आप जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। इस पोएम की समरी चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरे सारे भाई बहन के यहाँ दिमाग में सारी पोम्स समझ में आ गई होंगी, और मुझे पता है आ चुकी है तुम्हें। अब बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब बस तुम्हें वेट करना है जब मैं इन सभी पोम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को अपलोड करूंगी, और वहाँ से तुम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे, एंड देन यू विल बी रेडी टू गेट 100 on 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो पोम वोम सब समझ में आ चुके हैं, आपको इनका मीनिंग समझ में आ चुका है, आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ चुके हैं। अब बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एंड यू विल बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।